तुम यहाँ चौकीदार की वर्दी में क्या कर रहे हो? बहुत दिनों बाद मिले। एक सलीकेदार सूट पहनी हुई महिला लड़खड़ाकर पीछे हटी और उसके बगल में खड़ा नौजवान भी अपनी घबराहट छिपा नहीं सका। चौकीदार की वर्दी पहने हुए आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। बाहरार के लोग अपनी सांस रोके हुए उन दोनों के बीच बह रही बर्फीली हवा को महसूस कर रहे थे। यह अरुण कुमार हैं, उम्र 49 साल। एक समय में वह एक नामी वकील थे और एक अमीर घराने के दामाद बने थे, लेकिन अब वह एक छोटे से शहर के एक मामूली से कमर्शियल बिल्डिंग में चौकीदार का काम करते हैं। वे इस हाल में कैसे पहुंचे, ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। तो चलिए अब आपको अरुण के एक दिन की झलक दिखाते हैं। सुबह के 7 बजे अरुण बिल्डिंग के सामने आंगन में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे। सर सर झाड़ू की आवाज ही सुबह की शांत हवा में घुल रही थी। यह बिल्डिंग एक छोटे शहर के मुख्य बाजार से एक गली अंदर स्थित एक 4 मंजिला पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक किराना स्टोर और एक ढाबा था। पहली मंजिल पर एक ब्यूटी पार्लर, दूसरी पर एक छोटा सा क्लिनिक और तीसरी मंजिल पर एक कोचिंग सेंटर था। बिल्डिंग पुरानी जरूर थी, लेकिन अरुण की रोड सुबह की सफाई की बदौलत हमेशा साफ सुथरी रहती थी। अरे अरुण जी, आज भी सुबह सुबह आ गए। तुम हमेशा इतने मेहनती हो कि मुझे ही शर्म आने लगती है। पीछे से आई आवाज पर अरुण ने मुड़कर देखा। यह रमेश गुप्ता थे, 56 साल के, जो ग्राउंड फ्लोर पर एक ढाबा चलाते थे। रमेश जी, आप भी जल्दी आ गए। अब क्या करें, सुबह सुबह नींद ही खुल जाती है। बुढ़ापे में आंखें अपने आप खुल जाती हैं। मेरे साथ भी यही होता है। पहले सुबह की नींद कितनी प्यारी लगती थी। वही तो, जवानी में इन बातों का पता नहीं चलता, बाद में समझ आता है। रमेश जी ने एक ठंडी सांस के साथ मुस्कुराते हुए अपनी दुकान का शटर खोला और अरुण उनकी पीठ को कुछ देर देखते रहे। उनके कंधे पहले से कहीं ज्यादा झुके हुए लग रहे थे। आजकल उनका धंधा मंदा चल रहा है, यह बात पूरी बिल्डिंग जानती थी। समय बीता और 8 बज गए। बिल्डिंग धीरे धीरे जागने लगी। पहली मंजिल से ब्यूटी पार्लर की मालकिन सुनीता वर्मा नीचे आईं। 48 साल की सुनीता जी हमेशा करीने से अपना जूड़ा बांध कर रखती थीं और आज भी वह हमेशा की तरह साफ सुथरी लग रही थीं। नमस्ते अरुण जी, आज भी आपने सारी सफाई कर दी। आपकी वजह से काम पर आने का मन करता है। अरे नहीं सुनीता जी, यह तो मेरा काम है। आपका दिन अच्छा हो। शुक्रिया, आपकी यह बात सुनकर हिम्मत मिलती है। सुनीता जी मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़ गईं, लेकिन अरुण ने उनकी आंखों के नीचे छिपी उदासी देख ली थी। वह जानते थे कि कोई बात है, लेकिन उन्होंने पूछना ठीक नहीं समझा। दुनिया में कुछ बातें न पूछी जाएं तो ही बेहतर होता है। 9 बजे इस बिल्डिंग की सबसे युवा सदस्य, दूसरी मंजिल के क्लिनिक में काम करने वाली कंपाउंडर प्रिया शर्मा आईं। 32 साल की प्रिया हमेशा मुस्कुराकर सबसे मिलती थी। अंकल जी नमस्ते, आज मौसम कितना अच्छा है ना? ऐसे दिन तो मन अपने आप खुश हो जाता है। हाँ बेटा, और तुम्हारी मुस्कान देखकर और भी अच्छा हो गया। आज भी हिम्मत से काम करना। बिल्कुल, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूं। आज भी फुल जोश है अंकल जी। प्रिया खिलखिलाकर हंसते हुए क्लिनिक की ओर चली गई, लेकिन अरुण जानते थे इस हंसी के पीछे कुछ और छिपा है। जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, वे अक्सर अपनी हंसी से कुछ छिपा रहे होते हैं। 10 बजे के करीब जब वह ग्राउंड फ्लोर के किराना स्टोर के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने काउंटर पर बैठे ओम प्रकाश अग्रवाल जी को देखा। 61 साल के ओम प्रकाश जी इस बिल्डिंग के सबसे बुजुर्ग दुकानदार थे। वह सुबह 5 बजे दुकान खोलते थे और रात 11 बजे बंद करते थे, और यह सिलसिला उन्होंने कभी नहीं तोड़ा था। मालिक, आज दोपहर का खाना खाया आपने? सुबह भी आपने कुछ नहीं खाया था। अरे अरुण भाई, खाने का समय कहाँ मिलता है? ग्राहक आते जाते रहते हैं, फिर भी कुछ तो खाना चाहिए। अगर आप बीमार पड़ गए तो मैं अकेले इस बिल्डिंग की रखवाली कैसे करूंगा? हाँ, ठीक है। एक तो घर पर बीवी की डांट सुनता हूं, अब यहां तुम भी शुरू हो गए। मालिक, आप सेहतमंद रहेंगे तभी तो मालकिन भी खुश रहेंगी। अरे वाह, बातें तो बिल्कुल पते की करते हो। ठीक है, थोड़ी देर में कुछ खा लूंगा। ओम प्रकाश जी ने हाथ हिलाकर मुस्कुराया, लेकिन अरुण जानते थे कि वह ठीक से खाना नहीं खाएंगे। दोपहर के समय जब वह अपने चौकीदार के केबिन में बैठे थे, सीढ़ियों से हल्की और तेज कदमों की आवाज आई। यह तीसरी मंजिल के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली एक लड़की थी। अंकल जी नमस्ते।
लड़की ने केबिन के पास से गुड़ते हुए नमस्ते किया। हाँ बेटा, पढ़ने आई हो? आज भी मन लगाकर पढ़ना। जी, आज मॉक टेस्ट है, थोड़ी घबराहट हो रही है, अच्छा करके आऊंगी। लड़की सीढ़ियां चढ़ गई और अरुण उसकी पीठ को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। उसकी उम्र में मॉक टेस्ट ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज लगती होगी। दोपहर ढलने पर बिल्डिंग फिर से शांत हो गई। अरुण अपने केबिन में बैठकर खिड़की से आती गुनगुनी धूप को देख रहे थे। इस बिल्डिंग में आए हुए उन्हें लगभग 1 साल होने को था। जब वह पहली बार आए थे तो उन्हें कुछ नहीं पता था, कौन क्या कहानी लेकर जी रहा है, कौन किस चिंता में रात भर जागता है। लेकिन समय के साथ उन्हें सब कुछ दिखने लगा। धंधा न चलने पर हर सुबह ठंडी सांस लेने वाला इंसान, घर में किसी परेशानी की वजह से हमेशा लाल आंखों वाला इंसान, हंसी के पीछे थका हुआ दिल छिपाने वाला इंसान, बिना रुके दांत भींचकर मेहनत करने वाला इंसान। अरुण ने उन्हें कभी सलाह नहीं दी, न ही उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश की। वह बस नमस्ते करते, हालचाल पूछते और कभी कभी एक आध बात कह देते। इस बिल्डिंग में अरुण का बस यही काम था। शाम ढलने पर ढाबे के मालिक रमेश गुप्ता ने अपनी दुकान बंद की और बाहर निकले। उनका चेहरा आज कुछ ज्यादा ही उदास था। शायद आज भी धंधा नहीं हुआ। अरुण ने ही पहले बात छेड़ी, साथ हमें मिली तार की बात करते हुए। रमेश जी, आज भी बहुत मेहनत की आपने। रमेश जी रुके और अरुण की ओर देखा। अरुण जी, तुम रोज यही कहते हो, मेहनत की। काहे की मेहनत? ग्राहक तो थे ही नहीं, फिर भी आपने पूरा दिन दुकान खोली तो थी। यह कोई आसान काम नहीं है। आसान क्या नहीं है इसमें, बस बैठा ही तो था। बैठे रहना भी हिम्मत का काम है मालिक। दुकान बंद करना आसान होता है, पर आपने बंद नहीं की। रमेश जी कुछ देर चुप रहे, फिर फीकी सी हंसी हंसे। तुम भी अजीब आदमी हो अरुण जी, ऐसी बातें तो आज तक किसी ने नहीं कही। यह तो सच्चाई है। चलो शुक्रिया, कल फिर मिलते हैं। कल मिलेंगे मालिक। जब तक रमेश जी की पीठ गली के कोने में ओझल नहीं हो गई, अरुण वहीं खड़े रहे। उनके कदम अब पहले से कुछ हल्के लग रहे थे। रात के 9 बजे अरुण ने अपने केबिन की बत्ती बुझाई और दिन खत्म किया। कल भी यही दिन शुरू होगा। सुबह झाड़ू लगाना, लोगों से नमस्ते करना, किसी की कहानी सुनना और कभी कभी एक आध बात कह देना। यही अब अरुण कुमार की जिंदगी थी। कोई नहीं जानता था कि इस बिल्डिंग का यह चौकीदार कभी क्या था, उसने कितने बड़े बड़े काम किए थे। अरुण ने भी कभी बताने की जरूरत नहीं समझी। अब उन बातों का उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं था। अब बस एक ही चीज जरूरी थी, इस बिल्डिंग में इन लोगों के साथ हर दिन साथ मिलकर टिके रहना। यही वह जिंदगी थी जो अरुण कुमार को मिली थी और वह चुपचाप उसे जी रहे थे। अरुण का इस बिल्डिंग में आना एक इत्तेफाक था। 1 साल पहले उन्हें सड़क पर एक बटुआ मिला था जिसमें अच्छी खासी नकदी और कुछ जरूरी कागजात थे। वह थोड़ी देर हिचकिचाए, फिर पुलिस चौकी की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक 60-65 साल की महिला को घबराई हुई हालत में अंदर आते देखा, जिसका बटुआ खो गया था। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह खो जाता तो मेरा क्या होता। मुझे तुम्हें कुछ इनाम देना है, क्या दूं? नहीं अम्मा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपना जर निभाया। नहीं बेटा, ऐसे तुम्हें जाने दूंगी तो मेरा मन नहीं मानेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर 1 प्लेट छोले भटूरे खिला दीजिए। दोनों पास के एक छोटे से ढाबे में आमने सामने बैठे और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वह महिला एक छोटे शहर में एक कमर्शियल बिल्डिंग की मालकिन थीं और किसी काम से दिल्ली आई थीं। खाना खत्म होने पर उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है। क्या तुम मेरी बिल्डिंग में काम करोगे? एक चौकीदार की जगह खाली है। अरुण ने कुछ देर सोचा। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और लौटने का तो सवाल ही नहीं था। जी, मैं करूंगा। इस तरह अरुण इस बिल्डिंग के चौकीदार बन गए और इस बात को आज 1 साल हो गया था। पहले दिन काम पर उनकी मुलाकात सबसे पहले ढाबे के मालिक रमेश गुप्ता से हुई थी। तो आप नए चौकीदार हैं, स्वागत है आपका। मैं रमेश गुप्ता ग्राउंड फ्लोर पर ढाबा चलाता हूं। बिल्डिंग कोई खास बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग सब अच्छे हैं, आप आराम से रहिए। मैं अरुण कुमार हूं, आपका सहयोग बना रहे। अरे सहयोग कैसा? हम सब यहाँ एक परिवार की तरह हैं, आप जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। उस समय रमेश जी बहुत हिंदा दिल लगते थे। उनकी आवाज में दम था और हंसी भी जोरदार थी। लेकिन समय के साथ अरुण को पता चला
कि उस हंसी के पीछे एक भारी बोझ छिपा है। ढाबे का धंधा बिल्कुल नहीं चलता था। यह गली मुख्य बाजार से अंदर थी, इसीलिए लोग यहां तक आने की जहमत नहीं उठाते थे। ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। एक दिन दोपहर में अरुण सफाई करते हुए ढाबे के सामने से गुजरे। रमेश जी खाली दुकान में अकेले बैठे थे। दोपहर का समय था, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं था। रमेश जी बस बाहर शून्य में देख रहे थे और उनका चेहरा बहुत अकेला लग रहा था। कुछ दिनों बाद अरुण ने अपने केबिन से किसी के फोन पर बात करने की आवाज सुनी। अरे भाई, इस महीने भी मुश्किल है, थोड़ा और इंतजार कर लो। यह रमेश जी की आवाज थी। मैंने कब आराम किया है, रोज सुबह से आकर काम करता हूं, अब ग्राहक ही ना आए तो मैं क्या करूं। उनकी आवाज ऊंची हुई और फिर एक ठंडी सांस के साथ धीमी हो गई। ठीक है, रखता हूं। अरुण ने अनसुना करने का नाटक किया, लेकिन सब सुन लिया था। शायद उन पर कोई कर्ज था और वह दुकान की वजह से ही होगा। उस शाम रमेश जी ने रोज से जल्दी दुकान बंद कर दी। वह अंधेरी दुकान के सामने उकड़ू बैठकर सिगरेट पी रहे थे। अरुण उनके पास जाकर खड़े हो गए। मालिक, एक सिगरेट मिलेगी? अरे अरुण जी, तुम सिगरेट पीते हो? पहली बार देख रहा हूं। कभी कभी आज जैसे दिनों में याद आ जाती है। आज जैसा दिन मतलब? बस कुछ दिन होते हैं ऐसे। रमेश जी फीकी सी हंसी हंसे और सिगरेट बढ़ा दी। दोनों साथ बैठकर धुआं उड़ाने लगे। काफी देर की खामोशी के बाद रमेश जी ने ही बात शुरू की। अरुण जी, सोच रहा हूं दुकान बंद कर दूं। 3 साल से घाटे में चल रही है। पहले लगता था कि मेरे हाथ का स्वाद है, कहीं भी चल जाएगा, पर नहीं चला। लोग आते ही नहीं। क्या स्वाद खराब है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? सच कहूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुण चुपचाप सुनते रहे। बंद कर दूंगा तो शायद सुकून मिलेगा। रोज सुबह आंख खुलते ही यही सोचता हूं, आज ग्राहक आएंगे, आज कुछ बेहतर होगा। यह सोचते सोचते थक गया हूं, लेकिन फिर बंद भी नहीं कर पाता। 3 साल तक टिका रहा, अब छोड़ दूंगा तो लगेगा कि मैं सच में हार गया। समझ नहीं आता कि मैंने जिंदगी में क्या किया। रमेश जी की आवाज कांपने लगी थी। यह बात मैं अपनी घरवाली को भी नहीं बता सकता। उसे कर के बारे में पता चलेगा तो बेहोश हो जाएगी। रोम उसके सामने ठीक होने का, धंधा अच्छा चलने का नाटक करता हूं। अब यह नाटक भी नहीं हो रहा। अरुण ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ा। फिर उन्होंने शांति से कहा, मालिक, मुझे इस बिल्डिंग में आए 1 साल हो गया है। हाँ, हो गया। मैं जानता हूं कि आपने 1 साल में एक भी दिन दुकान बंद नहीं की। रमेश जी ने अरुण की ओर देखा। बारिश हो, तूफान आए या एक भी ग्राहक न हो, आप सुबह 7 बजे दुकान खोलकर बैठे होते थे। मैंने रो देखा है। अरे, वह तो दुकान है, खोलनी ही पड़ती है। नहीं, यह हर कोई नहीं कर सकता। अरुण ने शांति से अपनी बात जारी रखी। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन आपने जो समय टिककर बिताया है वह असली है। उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। 3 साल तक हर सुबह दुकान खोलना, वह सिर्फ आपकी अपनी चीज है। रमेश जी कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाए। सिर सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था। तुम सच में बहुत अजीब आदमी हो, अरुण जी। क्यों? न तुम दिलासा दे रहे हो, न कोई हल बता रहे हो, फिर भी मन को थोड़ा हल्का लग रहा है। मैं बस इतना ही कर सकता हूं। मैंने जो देखा वही बता दिया, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी चीज है। रमेश जी ने सिगरेट बुझाई और खड़े हो गए। शुक्रिया अरुण जी, यह बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही थी। पता नहीं तुम्हें क्यों बता दी। जब मन करे तब कह देना चाहिए। मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं, बस पास में रहने वाला एक इंसान हूं। शायद पास में रहने वाले इंसान की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रमेश जी उदासी से मुस्कुराए और गली की ओर चल दिए। तभी सीढ़ियों से हल्की कदमों की आवाज आई। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली वही लड़की नीचे आ रही थी। अंकल जी, मेरी क्लास खत्म हो गई, कल मिलती हूं। हाँ बेटा, ध्यान से जाना, अंधेरा हो गया है, रोशनी वाली सड़क से जाना। जी, आप भी जल्दी घर जाइएगा। लड़की ने हाथ हिलाया और बिल्डिंग से बाहर निकल गई। अरुण ने उसकी पीठ को देखा और फिर उस गली की ओर देखा जहां रमेश जी गए थे। इंसान को किसी बड़े दिलासे की जरूरत नहीं होती, बस कोई यह देख ले कि उसने कितनी हिम्मत से समय काटा है, कोई यह मान ले कि वह थका हुआ है। इतने से ही उसे कल फिर से खड़े होने की हिम्मत मिल जाती है। अगली सुबह 7 बजे अरुण झाड़ू लगा रहे थे कि ढाबे की बत्ती जली। रमेश जी ने दरवाजा खोला और अरुण को देखा। अरुण जी, आज भी जल्दी आ गए। मालिक, आप भी।
कल तुम्हारी बात की वजह से रात भर सो नहीं पाया। माफ करना, मेरी वजह से नहीं, अच्छे मतलब में। 3 साल तक रोड दुकान खोली, वह सिर तुम्हारी अपनी चीर है। यह बात सोचता रहा तो अजीब सी हिम्मत आ गई। रमेश जी खिलखिलाकर हंसे। उनका चेहरा कल से बिल्कुल अलग था। आज भी दुकान खोलूंगा, कल भी, परसों भी, जब तक हिम्मत है। जी मालिक, आज भी हिम्मत बनाए रखिएगा। अरुण ने झाड़ू उठाई और फिर से सफाई शुरू कर दी। सुबह की धूप गली के अंदर तक आ रही थी और ढाबे से दाल में तड़का लगने की खुशबू फैल रही थी। आज ग्राहक आएंगे या नहीं, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन रमेश जी ने दुकान खोली थी और यही सबसे जरूरी था। टिके रहने का मतलब यही तो होता है। कुछ दिनों बाद दोपहर में अरुण अपने केबिन में बिल्डिंग में आने जाने वालों का रिकॉर्ड लिख रहे थे, तभी पहली मंजिल से कदमों की आवाज आई। ब्यूटी पार्लर की मालकिन सुनीता वर्मा थीं, लेकिन आज उनके कदम भारी थे और वह धीरे धीरे उतर रही थीं। सुनीता जी, कहीं जा रही हैं? आज तो आपके पास बहुत बुकिंग थी। हाँ अरुण जी, बस थोड़ी हवा खाने जा रही हूं, सिर में दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द है? दवा दूं? नहीं नहीं, बस थोड़ी घुटन हो रही है। सुनीता जी बिल्डिंग के सामने लगे बेंच पर धम्म से बैठ गईं। अरुण कुछ देर हिचकिचाए, फिर पास की दुकान से 2 कप चाय लेकर उनके पास गए। लीजिए, गरम है। शुक्रिया अरुण जी, लेकिन आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। तकलीफ नहीं है, मैं भी पीने ही वाला था। अरुण उनके बगल में बैठ गए और दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पतझड़ की हवा चल रही थी और सूखे पत्ते पैरों के पास आकर गिर रहे थे। सुनीता जी ने ही पहले बात शुरू की। अरुण जी, आपकी शादी हुई है? हुई थी मतलब तलाक हो गया। ओह, माफ करना, मैंने गेनी पूछ लिया। कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। आपकी शादी को तो काफी समय हो गया होगा। 25 साल। अगले साल सिल्वर जुबली है, लेकिन सच कहूं तो खुशी मनाने जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। सुनीता जी ने एक फीकी मुस्कान के साथ चाय की चुस्की ली। अरुण जी, मेरा आजकल घर जाने का मन नहीं करता। अजीब बात है ना? अपना ही घर है और वहीं जाने का मन नहीं करता। लेकिन सच यही है, पार्लर बंद करने का समय होता है तो मैं जानबूझकर और सफाई करने लगती हूं, सामान जमाने लगती हूं। ऐसा करते करते 11 बज जाते हैं। उस समय तक पति सो चुके होते हैं। चेहरा नहीं देखना पड़ता तो सुकून मिलता है। अरुण चुपचाप सुनते रहे। पता नहीं कब से ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था। हम हर जगह साथ जाते थे, हर काम साथ करते थे, लेकिन फिर एक दिन बातों का सिलसिला ही खत्म हो गया। सुनीता जी की आवाज धीमी होती गई। खाना खाया? हाँ। आज क्या किया? कुछ खास नहीं, बस यही बातें होती हैं, बल्कि यह भी ज्यादा है। कई दिन तो एक शब्द भी बात नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी क्या गलती है, या गलती है भी या नहीं। बस लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन कब से दूर हुए यह भी याद नहीं। सुनीता जी ने सिर झुका लिया और दोनों हाथों से चाय का कप पकड़ लिया। आजकल मैं रात में अकेले सोचती हूं, क्या यह शादी सही है? 25 साल साथ रहने के बाद यह क्या है? लेकिन फिर अलग होने से भी डर लगता है। और सबसे मुश्किल यह है कि यह बात मैं किसी से कह नहीं सकती, अपने स्टाफा को बता नहीं सकती। दोस्तों को बताऊंगी तो वे मुझे बेचारी समझेंगे। बस अकेले घुटती रहती हूं और अब मैं बहुत थक गई हूं। अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, सुनीता जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। सुनीता जी ने सिर उठाकर अरुण को देखा। तलाक से पहले मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी लगते थे, साथ में खाना खाते हुए भी अकेले लगते थे। बातें सिर जरूरत की होती थीं, नजरें भी नहीं मिलती थीं। उस समय मैं भी सोचता था, मेरी क्या गलती है, यह कब से शुरू हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो आपने क्या किया? मैंने तो आखिर में रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन वह सही था या गलत, यह मैं आज भी नहीं जानता। अरुण ने शांति से अपनी बात जारी रखी। लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं, अकेले घुटते रहना सबसे मुश्किल होता है, जैसा आपने कहा। और 25 साल तक टिके रहना, इसका मतलब है कि आपने बहुत कोशिश की है। यह समय आसानी से नहीं कटता। सुनीता जी की आंखें भर आईं। क्या मैंने सच में कोशिश की है? बिल्कुल। रो पार्लर आकर मुस्कुराते हुए ग्राहकों से मिलना, फिर घर जाकर घर संभालना, और यह सब 25 साल तक करना। क्या यह आसान है? नतीजा कुछ भी हो, वह समय आपका है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। सुनीता जी ने सिर झुका लिया और चुपचाप रोने लगीं।
अरुण बिना कुछ कहे उनके पास बैठे रहे। उन्होंने न कोई दिलासा दिया, न ही उनकी पीठ थपथपाई। वह बस उनके पास थे। काफी देर बाद सुनीता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरुण जी, शुक्रिया। यह बात मैं अपने पति से भी नहीं कह पाई थी। पता नहीं आपको क्यों बता दी। मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं, बस पास में रहने वाला एक इंसान हूं। अरे, रमेश जी भी यही बात कह रहे थे। अच्छा, ऐसा है? लगता है इस बिल्डिंग के सब लोग एक जैसे ही हैं। सुनीता जी फीकी सी हंसी हंस पड़ी और अरुण भी मुस्कुरा दिए। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। मैं अब चलती हूं, ग्राहक का समय हो गया है। जी, जाइए। आज हिम्मत बनाए रखिएगा। आप भी। और सच में बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी उठकर बिल्डिंग के अंदर चली गईं। अरुण उनकी पीठ को देखते रहे। उनके कदम अब पहले से कुछ हल्के लग रहे थे। तभी सीढ़ियों से जानी पहचानी आवाज आई। कोचिंग सेंटर वाली लड़की नीचे आ रही थी और उसके हाथ में कुछ था। अंकल जी, यह लीजिए। लड़की ने चौकीदार के केबिन की खिड़की पर एक पॉलिथिन रख दी। यह क्या है? चॉकलेट बिस्किट। अभी दुकान से खरीदे थे आपके लिए। आप रोज सुबह से सफाई करते हैं, थक जाते होंगे। अरे बेटा, यह सब लाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। आप रोज मुझे ध्यान से जाने को कहते हैं ना, वह सुनकर अच्छा लगता है। तो मेरा भी मन किया कि आपके लिए कुछ करूं। फिर भी, अरे खाइए तो सही। मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगा आपको पसंद होगी, इसलिए चॉकलेट वाला लाई। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चॉकलेट पसंद है? पता नहीं, बस ऐसे ही लगा। आपका चेहरा ऐसा है जैसे आपको चॉकलेट पसंद होगी। यह कैसा चेहरा होता है? अरुण हंस पड़े और लड़की भी हंस दी। अंकल जी, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा हंसा कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। मन लगाकर पढ़ना। जी, आज मेरी रात तक क्लास है, बाद में मिलती हूं। लड़की ने हाथ हिलाया और फिर से सीढ़ियां चढ़ गई। अरुण ने पॉलीथिन से चॉकलेट बिस्किट का पैकेट निकाला। चॉकलेट पसंद करने वाला चेहरा। अरुण ने बुदबुदाते हुए मुस्कुराया। इंसान छोटी छोटी बातों से हिम्मत पाता है और छोटी छोटी बातों से ही सुकून महसूस करता है। आज सुनीता जी को किसी के सुन लेने भर से थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और अरुण को एक लड़की के दिए बिस्किट से दिल में गर्माहट महसूस हुई। दुनिया ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से चलती है। दूसरी मंजिल के क्लिनिक में काम करने वाली कंपाउंडर प्रिया शर्मा इस बिल्डिंग की सबसे हिंदा दिल इंसान थी। वह रोज सुबह काम पर आते हुए खिलखिलाकर नमस्ते करती और जाते समय भी अंकल जी कल मिलते हैं कहकर हाथ हिलाती। अरुण को पहले लगता था कि वह बस एक खुशमिजाज लड़की है, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि शायद यह खुशी असली नहीं है। एक दिन दोपहर में अरुण अपने केबिन में कुछ कागज देख रहे थे। तभी तीसरी मंजिल से कदमों की आवाज आई। प्रिया थी, लेकिन आज वह सिर झुकाए हुए थी। बेटा, छुट्टी हो गई? आज जल्दी जा रही हो? हाँ जी, आज थोड़ा जल्दी। प्रिया ने सिर उठाया और अरुण एक पल के लिए रुक गए। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थीं। बेटा, तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं ठीक हूं, बस आंखें थोड़ी थकी हुई हैं। तुम झूठ अच्छा नहीं बोल पाती, अरुण ने शांति से कहा। प्रिया एक पल के लिए रुकी, फिर बर्दस्ती मुस्कुराई। अंकल जी, आप इतनी जल्दी कैसे सब समझ जाते हैं? उम्र के साथ आ जाता है। बैठो, एक कप चाय पिएंगे? प्रिया कुछ देर हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। दोनों केबिन के बाहर बेंच पर बैठ गए। अरुण पास की दुकान से 2 कप चाय ले आए। प्रिया ने दोनों हाथों से कप को पकड़ लिया। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। अरुण ने पहले पूछना जरूरी नहीं समझा और प्रिया भी चुप रही। हवा चल रही थी, सूखे पत्ते पैरों के पास आकर गिर रहे थे और सामने खंभे की लाइटें एक एक करके जलने लगी थीं। तभी प्रिया ने ही बात शुरू की। अंकल जी, मैं आजकल बहुत थक गई हूं। अजीब बात यह है कि मैं बता भी नहीं सकती कि क्यों थकी हूं। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन रोज सुबह आंख खुलते ही दम घुटने लगता है। प्रिया की आवाज कांपने लगी। क्लिनिक में मरीजों की देखभाल करना, मुस्कुराकर पूछना आप ठीक हैं, उनके घर वालों से बात करना, यह सब करते करते दिन के आखिर में मेरे अंदर कुछ नहीं बचता। घर जाती हूं तो मां ताने देना शुरू कर देती हैं। 32 साल की हो गई, अभी तक शादी क्यों नहीं की? अच्छा लड़का बता रही हूं, मिल तो लो। मिलने की हिम्मत भी नहीं होती। पापा अपनी ही धुन में रहते हैं। तुम पैसे क्यों नहीं कमा पाती? तुम्हारी सहेलियां कहां से कहां पहुंच गईं और तुम वहीं की वहीं हो। मैं जानती हूं कि मैं कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूं, लेकिन रो। यह सब सुनकर प्रिया अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे।
मैंने सच में बहुत मेहनत की है। स्कूल में सर्टिफिकेट लेते समय, नौकरी मिलने के बाद भी एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। मरियों के लिए जो बन पड़ा सब किया, फिर भी अंदर से इतना खालीपन क्यों है? कोई मेरी मेहनत नहीं देखता। माँ पापा भी बस यही कहते हैं कि और अच्छा करो, लेकिन अब मुझसे और नहीं हो रहा। प्रिया आखिरकार रो पड़ी। बिना आवाज के बस आंसू बह रहे थे। अरुण ने चुपचाप अपनी जेब से रूमाल निकालकर उसे दे दिया। जब तक प्रिया रूमाल से आंसू पोंछती रही, अरुण चुपचाप इंतजार करते रहे। उन्होंने न कोई दिलासा दिया, न यह कहा कि सब ठीक हो जाएगा। वह बस उसके पास बैठे थे। काफी देर बाद प्रिया ने सिसकते हुए कहा, माम करना अंकल जी। अचानक से, मुझे आपसे यह सब नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? यह तो आपको परेशान करना हुआ ना। आप भी अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं परेशान नहीं हुआ और मैं व्यस्त नहीं हूं। अरुण मुस्कुराए। बेटा जी, मैं भी कभी ऐसा महसूस कर चुका हूं। प्रिया ने सिर उठाकर अरुण को देखा। जब तुम मेहनत करते हो और कोई नहीं देखता, जब तुमसे और नहीं हो पाता और लोग कहते हैं कि और करो, यह सबसे ज्यादा थकाता है। आप भी? हाँ, मैं भी इंसान हूं। अरुण ने शांति से अपनी बात जारी रखी। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है। क्या? दूसरे जाने या न जाने, लेकिन तुमने जो समय टिककर बिताया है वह असली है। उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। प्रिया, तुम रोज सुबह आकर मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती हो। यह आसान काम नहीं है। तुम थकी होने के बावजूद हंसती हो। यह कितनी बड़ी बात है। प्रिया की आंखों में फिर से आंसू भर आए। क्या यह सच में बड़ी बात है? बिल्कुल। मैं रोज देखता हूं, इसलिए मुझे पता है। तुम्हारे माँ पापा शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि वे हर पल तुम्हारे साथ नहीं होते, लेकिन मैं जानता हूं। रोज सुबह मुस्कुराकर काम पर आना, जाते समय कल मिलते हैं कहकर नमस्ते करना, यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम लगातार कर रही हो। प्रिया ने सिर झुका लिया और देर तक रोती रही। इस बार पहले से ज्यादा होर से, जैसे अंदर दबा हुआ सब कुछ बाहर आ रहा हो। अरुण चुपचाप उसके पास बैठे रहे। उन्होंने न उसकी पीठ थपथपाई, न ही सब ठीक हो जाएगा कहा। वह बस वहां थे, क्योंकि जब इंसान जी भरकर रो लेता है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। काफी देर बाद प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अंकल जी शुक्रिया। यह बात मैं अपनी दोस्तों से भी नहीं कह पाई थी। दोस्तों से कहती तो वे क्या कहती? या तो चिंता करती या फिर कहती कि मैं भी थकी हुई हूं, इसलिए तुमने नहीं कहा। जी, लेकिन पता नहीं आपको क्यों बता दिया। अरुण मुस्कुराए। यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब मन करे तब कह देना चाहिए। मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं, बस पास में रहने वाला एक चौकीदार अंकल हूं। शायद पास में रहने वाले चौकीदार अंकल की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्रिया फीकी सी हंसी हंस पड़ी और अरुण भी मुस्कुरा दिए। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? जी, बहुत। रोने के बाद मन हल्का हो गया। अच्छा है, घर जाकर आराम करना। जी, आप भी जल्दी घर जाइएगा। प्रिया ने उठकर रूमाल वापस करना चाहा, लेकिन अरुण ने हाथ से मना कर दिया। रख लो, मेरे पास बहुत है। सच में? तो मैं धोकर वापस कर दूंगी। धोने की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़े काम में ले लेना। प्रिया ने रूमाल को मुट्ठी में भींच लिया और बिल्डिंग से बाहर निकल गई। अरुण उसकी पीठ को देखते रहे। उसके कदम अब पहले से कुछ हल्के लग रहे थे। तभी सीढ़ियों से जानी पहचानी आवाज आई। कोचिंग सेंटर वाली लड़की नीचे आ रही थी, लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। अंकल जी। हाँ बेटा, आ गई? आज जल्दी छुट्टी हो गई। रात की क्लास खत्म करके आई हूं। अंकल जी, मैं बहुत थक गई हूं। लड़की केबिन के बाहर रखी कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। क्या हुआ? पढ़ाई नहीं हो रही है? कितनी भी कोशिश करूं, नंबर ही नहीं बढ़ रहे। लगता है मेरा दिमाग सच में कमजोर है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी सहेलियों के नंबर बढ़ गए, बस मैं ही वहीं की वहीं हूं। मां रो पूछती हैं कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। लड़की की आवाज में निराशा थी। अंकल जी, आप पढ़ाई में अच्छे थे? ठीक ठाक था। कितना अच्छा? मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। लगता है मैं कॉलेज में भी नहीं जा पाऊंगी। अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, लेकिन तुम तो रो यहां आती हो। जी, बिना एक भी दिन छुट्टी लिए रात तक पढ़ती हो। यह भी कोई आसान काम नहीं है। यह तो सब करते हैं। नहीं, सब नहीं करते। जो थक जाते हैं वे छोड़ देते हैं, लेकिन तुम रोन आती हो। लड़की ने हैरानी से सिर उठाया। क्या यह बड़ी बात है? हाँ, यह बड़ी बात है। नतीजा तुरंत न भी मिले, लेकिन लगातार लगे रहना ही सबसे मुश्किल काम होता है।
अरुण मुस्कुराए। जल्दबाजी मत करो, रोन करती रहोगी तो एक दिन अचानक सब ठीक हो जाएगा। उस दिन तक टिके रहना। रोरी है। सच में? हाँ सच में, मैं गारंटी देता हूं। लड़की के चेहरे पर अभी भी शक था, लेकिन वह पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। मैं आपकी बात मानकर देखती हूं, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आप तो बस उम्र के साथ सीख गया हूं। झूठ। आप पक्का टीचर थे। नहीं था। अब जल्दी घर जाओ, देर हो गई। लड़की खिलखिलाकर हंसी और उठ खड़ी हुई। ठीक है अंकल जी, कल फिर आऊंगी। हाँ, ध्यान से जाना। लड़की के जाने के बाद अरुण वापस केबिन में आकर बैठ गए। आज उन्होंने दो लोगों की कहानियां सुनी थीं। एक 32 साल की कंपाउंडर, एक 18 साल की छात्रा। उम्र और हालात अलग थे, लेकिन दोनों ने एक ही बात कही थी, हम मेहनत कर रहे हैं पर कोई नहीं देखता। अब हमसे और नहीं हो रहा। अरुण ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, इंसान को किसी बड़ी सलाह की जरूरत नहीं होती, बस कोई यह देख ले कि वह टिका हुआ है। इतने से ही उसे कल फिर से खड़े होने की हिम्मत मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर के किराना स्टोर के मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल जी इस बिल्डिंग के सबसे मेहनती इंसान थे। सुबह 5 बजे दुकान खोलना और रात 11 बजे बंद करना, साल के 365 दिन बिना एक भी छुट्टी लिए। जब अरुण सुबह 7 बजे आते तो ओम प्रकाश जी पहले से ही काउंटर पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते, और जब वह रात 9 बजे जाते तब भी वह वहीं होते। एक दिन अरुण ने पूछा, मालिक आप छुट्टी कब लेते हैं? छुट्टी ऐसी कोई चीज नहीं होती, साल में एक दिन भी नहीं। नहीं, एक दिन भी नहीं। दुकान बंद करूंगा तो नुकसान होगा। ओम प्रकाश जी ने यह बात ऐसे कही जैसे यह आम बात हो, लेकिन अरुण जानते थे कि यह ठीक नहीं है। 61 साल की उम्र में बिना छुट्टी लिए रोज 18 घंटे काम करना, यह कैसे मुमकिन है? एक शाम अरुण चौकीदार के केबिन से निकलकर बिल्डिंग का चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्होंने किराना स्टोर पर एक अजीब ननारा देखा। ओम प्रकाश जी काउंटर पर बैठकर अपना मोबाइल देख रहे थे, लेकिन वह बस स्क्रीन को घूर रहे थे। एक ग्राहक अंदर आया, पर उन्हें पता ही नहीं चला। मालिक, ग्राहक, अरुण ने दुकान के अंदर जाकर कहा। ओम प्रकाश जी चौंक कर जागे और मोबाइल नीचे रख दिया। अरे माम करना भाई साहब, बस थोड़ा कहीं और ध्यान चला गया था। ग्राहक के जाने के बाद अरुण ओम प्रकाश जी के पास गए। मालिक आप ठीक हैं? आज कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा। ओम प्रकाश जी ने बात अधूरी छोड़ दी। अरुण ने उनके चेहरे से कुछ महसूस किया। मालिक मैं चाय लेकर आता हूं, आप थोड़ी देर बैठिए। अरे नहीं, रहने दो, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं परेशान नहीं हो रहा, अभी ग्राहक भी नहीं है। अरुण पास की दुकान से 2 कप चाय ले आए और 1 कप ओम प्रकाश जी को दिया। दोनों दुकान के बाहर रखी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। रात की ठंडी हवा चल रही थी और खंभे की रोशनी उन पर पड़ रही थी। कुछ देर चुपचाप चाय पीने के बाद ओम प्रकाश जी ने ही बात शुरू की। अरुण भाई, तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। अच्छा है। अच्छा है? हाँ, बच्चे ना होना ही अच्छा है। पाल पोस कर बड़े करो, कोई फायदा नहीं। ओम प्रकाश जी की आवाज में कड़वाहट थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों मुंबई में रहते हैं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं करता। बेटे ने 3 साल से मेरा फोन नहीं उठाया, मैसेज करो तो जवाब नहीं देता। बेटी कभी कभी फोन करती है तो कहती है, पापा अभी बिजी हूं, बाद में बात करती हूं, और फोन काट देती है। ओम प्रकाश जी चाय के कप को घूरते हुए कहते रहे, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी क्या गलती है। मैंने उन बच्चों को पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। यह दुकान भी उन्हीं को कॉलेज भेजने के लिए शुरू की थी। सुबह से रात तक काम किया, बीमार होने पर भी दुकान बंद नहीं की। सब उन्हीं के लिए किया, लेकिन अब एक फोन भी नहीं आता। ओम प्रकाश जी की आंखें भर आईं। बेटे को फोन करता हूं तो उठाता नहीं। एक बार मैं खुद मुंबई चला गया, उसके ऑफिस के बाहर इंतजार किया पर वह नहीं आया। बाद में मैसेज आया, पापा आप अचानक क्यों आ गए? बताना तो था। आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूं। जानते हो मैंने क्या कहा? क्या कहा आपने? मां करना बेटा, मैंने यह कहा। अपने बेटे से माजी मांगी। ओम प्रकाश जी फीकी सी हंसी हंसे। अजीब बात है ना? जो बेटा मेरा फोन नहीं उठाता, मैं उसी से मारी मांग रहा हूं। अरुण चुपचाप सुनते रहे। बेटी त्योहारों पर कभी कभार आती है, जब भी आती है पैसे मांगती है। मां के लिए अलग, पापा के लिए अलग। पैसे लेकर एक वक्त का खाना खाती है और तुरंत वापस चली जाती है। अपने पोते का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, बस फोटो में देखा है।
बेटे की शादी में भी नहीं जा पाया। उसने बुलाया ही नहीं। बाद में बस मैसेज आया कि शादी हो गई है। ओम प्रकाश जी की आवाज कांपने लगी। पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, न कभी मारा न भूखा रखा, बस काम की वजह से उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। क्या यह इतना बड़ा गुनाह है? मैंने उन्हीं का पेट पालने के लिए तो काम किया था। अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, मालिक, हम मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं आपका दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकता। ओम प्रकाश जी ने अरुण की ओर देखा। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, गलती आपकी नहीं है। सुबह से रात तक काम करके बच्चों को पालना, अगर यह प्यार नहीं है तो और क्या है? तरीका शायद थोड़ा अलग था, लेकिन दिल में तो प्यार ही था। लेकिन बच्चे यह नहीं समझते। अभी नहीं समझते होंगे, लेकिन बाद में समझ जाएंगे। अरुण ने शांति से अपनी बात जारी रखी। जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसे अपने माँ बाप याद आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जवानी में नहीं समझा, लेकिन उम्र बढ़ने पर समझ आया कि मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया था। आपके बच्चे भी अभी व्यस्त होंगे, परेशान होंगे, इसलिए नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब उनकी भी उम्र बढ़ेगी, वे भी बच्चे पालेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि उनका बाप क्यों सिर्फ काम करता था। ओम प्रकाश जी की आंखों से आंसू बह निकले। तब तक इंतजार करना होगा। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी जिएं। आपके बच्चे बात करें या न करें, यह सच तो नहीं बदल जाएगा कि आपने जिंदगी भर मेहनत करके अपने परिवार को पाला है। यह सच कोई आपसे छीन नहीं सकता। ओम प्रकाश जी ने सिर झुका लिया और देर तक रोते रहे। 61 साल का एक आदमी किराना स्टोर के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर रो रहा था। यह देखकर अरुण का दिल भी भारी हो गया। अरुण चुपचाप उनके पास बैठे रहे। उन्होंने न उनकी पीठ थपथपाई, न ही सब ठीक हो जाएगा कहा। वह बस वहां थे, क्योंकि जब इंसान जी भरकर रो लेता है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। काफी देर बाद ओम प्रकाश जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरुण भाई, शुक्रिया। यह बात मैं अपनी घरवाली से भी नहीं कह पाता। मालकिन क्या कहती हैं? वह भी परेशान रहती है। बच्चों की बात निकलते ही रोने लगती है, इसीलिए हम अब बात ही नहीं करते। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं। एक दूसरे का सहारा बनकर रहिए। हाँ, यह तो है। घरवाली है तभी तो टिका हुआ हूं। ओम प्रकाश जी ने सिसकते हुए उठकर कहा, शुक्रिया अरुण भाई, मन थोड़ा हल्का हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, बस आपकी बात सुनी। सुनना ही तो सबसे बड़ी बात है। कोई सुनने वाला ही नहीं था। ओम प्रकाश जी दुकान के अंदर जाते हुए मुड़े। अरुण भाई, कल सुबह तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर लाऊंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी जरूरत नहीं, रख लेना, मेरा मन है देने का। अरुण मुस्कुराए और सिर हिला दिया। तभी बिल्डिंग के गेट से जानी पहचानी आवाम आई। अंकल जी, मैं आ गई। कोचिंग सेंटर वाली लड़की हाथ हिलाते हुए दौड़कर आ रही थी। हाँ बेटा, आज भी रात तक पढ़ोगी? जी, लेकिन आज बहुत थकान हो रही है। कल रात देर तक पढ़ी थी। ज्यादा जोर मत डालना, सेहत सबसे जरूरी है। पता है, लेकिन इम्तिहान पास है। अरे हाँ अंकल जी, यह लीजिए। लड़की ने अपनी जेब से कुछ टॉफियां निकालकर अरुण के हाथ में रख दी। यह क्या है? कोचिंग में मिली थी, मैं आपके लिए भी ले आई। शुक्रिया, मन लगाकर पढ़ना। जी, क्लास के बाद फिर मिलती हूं। लड़की सीढ़ियां चढ़ गई। अरुण ने हाथ में रखी टॉफियों को देखकर मुस्कुराया। आज का दिन भी कई लोगों की कहानियां सुनकर गुजरा। एक 61 साल के किराना स्टोर के मालिक, एक 18 साल की छात्रा। उम्र और हालात अलग थे, लेकिन सब अपनी अपनी जिंदगी का बोझ उठाकर चल रहे थे। अरुण ने अपने केबिन की ओर जाते हुए सोचा, दुनिया में ऐसा कौन है जो परेशान नहीं है? बाहर से सब ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ न कुछ सह रहे होते हैं। इसीलिए जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो बस पास बैठकर सुन ले, जो यह देख ले कि तुम टिके हुए हो। इस बिल्डिंग में अरुण का यही काम था, और वह आज भी चुपचाप अपना काम कर रहे थे। उस दिन बारिश हो रही थी। अरुण अपने केबिन से बाहर देख रहे थे, तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। आज कदम बहुत धीरे थे। कोचिंग सेंटर वाली लड़की झुके हुए कंधों के साथ नीचे आ रही थी। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। बेटा, आ गई? आज जल्दी छुट्टी हो गई। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और केबिन के सामने से गुजर गई। अरुण एक पल के लिए रुक गए। जो लड़की रो मुस्कुराकर नमस्ते करती थी, आज वह बिना सिर उठाए चली गई। अरे रुको, अरुण ने आवाज दी। लड़की रुक गई। ठीक हो? बारिश हो रही है, छाता भी नहीं है तुम्हारे पास, कहां जा रही हो? लड़की ने तब मुड़कर देखा। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थीं
ऐसा लग रहा था कि वह रोकर आई है। यहां बैठो, बारिश रुकने तक इंतजार करो। अरुण ने लड़की को केबिन के अंदर बुलाया और एक पुरानी कुर्सी दी। छोटी सी जगह थी, लेकिन बारिश से बचने के लिए काफी थी। अरुण ने पास की दुकान से एक गरम कौड़ी लाकर दी। लड़की ने दोनों हाथों से कप को पकड़ लिया। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ बारिश की बूंदें केबिन की छत पर टप टप कर रही थीं। लड़की ने ही पहले बात शुरू की। अंकल जी, मैं लॉ स्कूल जाना चाहती हूं। हाँ, पता है, तुमने बताया था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। क्यों? नंबर ही नहीं बढ़ रहे। कितनी भी कोशिश करूं, नहीं हो रहा। आज मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया, फिर से गिर गए। लड़की की आवाज कांपने लगी। मैंने सच में बहुत मेहनत की थी। रात रात भर पढ़ी, ब्रेक में भी किताब देखती रही, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी सहेलियों के नंबर बढ़ गए, बस मैं ही वहीं की वहीं हूं। मां रो कहती हैं कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। कोचिंग की फीस बर्बाद हो रही है। मुझे भी पता है कि मैं अच्छा नहीं कर रही। लड़की ने सिर झुकाकर आंसू पोंछे। मुझे वकील बनना था, ऐसे तो मेरा कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। सोच रही हूं छोड़ दूं। अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से पूछा, लेकिन तुम वकील क्यों बनना चाहती हो? बस अच्छा लगता है, कोर्ट में बहस करना, बेगुनाह लोगों की मदद करना, बस इतना ही। लड़की ने सिर उठाकर अरुण को देखा। और क्या होना चाहिए? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। तो क्या तुम जानती हो कि वकील क्या करता है? कोर्ट में लड़ता है। और क्या, फिल्मों में तो यही दिखाते हैं। अरुण फीकी सी हंसी हंसे। फिल्म तो फिल्म होती है, असल में थोड़ा अलग होता है। आपको यह सब कैसे पता? लड़की ने हैरानी से पूछा। अरुण एक पल के लिए रुके। बस सुना है, मेरा एक जानने वाला था। आपके जानने वालों में कोई वकील है? हाँ, इस्ता। अरुण ने बात बदलते हुए कहा। खैर, तुमने कहा कि तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ रहे, है ना? जी, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। खासकर निबंध लिखना बहुत मुश्किल लगता है। समझ ही नहीं आता कि क्या लिखूं। निबंध मुश्किल लगता है? कैसे पढ़ती हो? बस मॉडल जवाब देखकर रट लेती हूं और वैसा ही लिखने की कोशिश करती हूं। अरुण ने सिर हिलाया। तभी तो नहीं हो रहा। मतलब निबंध रटने की चीज नहीं है, सोचने की चीज है। लड़की हैरान थी। सोचना? मैं भी तो सोचती हूं। नहीं, जिसे तुम सोचना कह रही हो वह याद करना है। तुम दूसरों का लिखा हुआ याद करके वैसा ही लिखने की कोशिश करती हो, अपना कुछ नहीं लिखती। तो फिर क्या करूं? जब भी कोई सवाल देखो तो पहले यह समझो कि पूछा क्या जा रहा है, फिर अपनी राय बनाओ। तुम पक्ष में हो या विपक्ष में, और क्यों हो, इसके 3 कारण सोचो। लड़की अभी भी उलझन में थी। यह इतना आसान है? आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। रो, एक टॉपिक पर लिखो। लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बस एक पैराग्राफ। ऐसा 1 महीना करके देखो। सच में इससे हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। लड़की के चेहरे पर अभी भी शक था। आपको यह सब कैसे पता? आप तो चौकीदार हैं। इस बात पर अरुण एक पल के लिए रुक गए। लड़की ने तुरंत हाथ जोड़े। अरे मान करना, मेरा मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं था। बस अजीब लगा कि एक चौकीदार अंकल को निबंध लिखने का तरीका कैसे पता है। कि कोई बात नहीं, हो सकता है। अरुण मुस्कुराए। मैंने भी जवानी में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, तभी सीखा था। आप भी कॉलेज गए थे? हाँ। कहां? यह राह है, अरुण ने माक में कहा। लड़की ने मुंह फुला लिया। हमेशा राह? मुझे आपके बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। मत जानो, कुछ खास नहीं है। फिर भी? लड़की ने कॉही की एक चुस्की ली और एक ठंडी सांस छोड़ी। लेकिन अंकल जी, सच कहूं तो मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि आपके बताए तरीके से भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग बचपन से ही कमजोर है। मैं स्कूल में भी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसलिए वकील बनना मेरे बस की बात नहीं है। वकील तो बहुत होशियार लोग बनते हैं। अरुण ने कुछ देर लड़की को देखा, फिर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सारे वकील होशियार होते हैं? नहीं होते। नहीं, कुछ दिमाग से तेम होते हैं और कुछ सिर्फ मेहनत करके बनते हैं। जीनियस तो बहुत कम होते हैं। सच में? हाँ, सच में। मेरे जानने वालों में एक ऐसा था जो दिमाग का यादा तेन नहीं था, लेकिन लगन का पक्का था। वह कहता था, अगर प्रतिभा नहीं है तो मेहनत से उसकी भरपाई करो। लड़की की आंखें बड़ी हो गईं। वह अब क्या करते हैं? पता नहीं। अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। अरुण ने बात टाल दी। लड़की ने शक से देखा। यह आपके जानने वाले की ही बात है, कहीं आपकी अपनी कहानी तो नहीं? मेरी नहीं है। सच में? मुझे तो आपकी ही कहानी लग रही है। नहीं है।
अरुण ने हाथ हिलाया, लेकिन लड़की शक भरी नजरों से उन्हें देखती रही। अंकल जी, कहीं आप पहले वकील तो नहीं थे? इस सवाल पर अरुण एक पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन फिर तुरंत मुस्कुराए। क्या बात कर रही हो? मैं और वकील? मैं तो बस एक चौकीदार हूं। लेकिन आपको इतना सब कैसे पता? किताबें बहुत पढ़ता हूं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। हम कुछ तो गड़बड़ है, आप कुछ छिपा रहे हैं। छिपाने के लिए है ही क्या, जो दिख रहा है वही सच है। लड़की अभी भी शक में थी, लेकिन उसने और नहीं पूछा। बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी और आसमान साफ हो रहा था। लड़की ने उठते हुए कहा, अंकल जी, आज की बातों के लिए शुक्रिया। मैं आपके बताए तरीके से निबंध लिखने की कोशिश करूंगी। हाँ, करके देखो, 1 महीने बाद फिर बात करेंगे। लेकिन सच में आपको यह सब कैसे पता? एक चौकीदार को, लड़की ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, और अरुण भी हंस दिए। चौकीदार को क्या नहीं पता होता? चौकीदार को ही तो सबसे ज्यादा पता होता है। यह क्या बात हुई? बिल्डिंग में जो भी होता है सब पता होता है। कौन कब आया, कब गया, क्या हुआ। हाँ, यह तो है। आपको तो सच में सब पता होगा। लड़की खिलखिलाकर हंसी और केबिन से बाहर निकल गई। अंकल जी, जब मैं वकील बन जाऊंगी तो आपका केस फ्री में लड़ दूंगी। शुक्रिया, लेकिन मुझे केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यह वादा रहा। लड़की ने हाथ हिलाया और बिल्डिंग से बाहर निकल गई। अरुण उसकी पीठ को देखकर मुस्कुराए। वकील अरुण भी कभी इसी रास्ते पर चले थे। एक गरीब घर में पैदा होकर जी तोड़ मेहनत करके वकील बने थे और एक बड़ी कंपनी के लीगल एडवाइजर तक पहुंच गए थे। लेकिन अब वह एक छोटी सी कमर्शियल बिल्डिंग के चौकीदार थे। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले, मोड़ा पात की जनाकर इसी जनाकर एक पार्टी सी थी, कोई नहीं जानता। अरुण ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, क्या यह लड़की वकील बन पाएगी? हाँ, बन जाएगी। अगर प्रतिभा नहीं है तो मेहनत से उसकी भरपाई करो, जैसा कि अरुण ने किया था। और उस लड़की के पास एक और चीज थी, एक सपना, और उस सपने को न छोड़ने की हिम्मत। यही सबसे जरूरी था। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी और आसमान में इंद्रधनुष निकल आया था। अरुण ने केबिन का दरवाजा खोला और बाहर आकर आसमान को देखने लगे। कल भी वह लड़की कोचिंग आएगी और अरुण फिर से उसकी कहानी सुनेंगे। अभी अरुण बस यही कर सकते थे और वह चुपचाप अपना यह काम करते रहेंगे। वह सुबह भी एक आम सुबह की तरह ही शुरू हुई। अरुण झाड़ू लेकर बिल्डिंग का आंगन साफ कर रहे थे, तभी ग्राउंड फ्लोर के ढाबे से रमेश गुप्ता घबराए हुए बाहर आए। अरुण जी, यह देखा आपने? रमेश जी के हाथ में एक सरकारी कागज था। अरुण ने उसे लेकर पढ़ा और उनका चेहरा सख्त हो गया। उस पर लिखा था, पुनर्विकास क्षेत्र निर्धारण सूचना। यह क्या है मालिक? पुनर्विकास? मुझे भी अभी पता चला। सुबह डाक देखी तो यह मिला। यह बिल्डिंग पुनर्विकास क्षेत्र में आ गई है। तो यहां की दुकानों का क्या होगा? पता नहीं। लिखा है कि मुआवजे के लिए बात करेंगे, पर यह सब क्या है? रमेश जी की आवाज कांप रही थी। इस शोर में पहली मंजिल से ब्यूटी पार्लर की मालकिन सुनीता वर्मा और ग्राउंड फ्लोर के किराना स्टोर से ओम प्रकाश अग्रवाल भी बाहर आ गए। दूसरी मंजिल से कंपाउंडर प्रिया शर्मा ने भी सिर निकालकर पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? सुनीता जी ने पूछा। रमेश जी ने उन्हें कागज दिखाया। यह देखो सुनीता जी, पुनर्विकास। पुनर्विकास क्या मतलब? सुनीता जी ने कागज लेकर पढ़ा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या बकवास है? अचानक पुनर्विकास? हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। वही तो, मैंने भी पहली बार सुना। ओम प्रकाश जी ने भी कागज देखते हुए एक ठंडी सांस छोड़ी। अरे, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इसका मतलब है कि हमें यहां से निकलना होगा। निकलना होगा? लिखा तो है कि मुआवजा देंगे। कैसा मुआवजा? कितना देंगे? देखो, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। दुकानदार आपस में बात करने लगे और माहौल गर्म होने लगा। अरुण एक तरफ हटकर सब देख रहे थे। प्रिया ने धीरे से पूछा, हमारे क्लिनिक का क्या होगा? डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। क्लिनिक का भी वही होगा। जब पूरी बिल्डिंग पुनर्विकास में है तो सबको ही जाना होगा। रमेश जी की बात सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। सुनीता जी ने कागज फिर से पढ़ते हुए कहा, इसमें लिखा है कि 1 महीने बाद एक मीटिंग होगी, उसमें सारी जानकारी देंगे। 1 महीना? 1 महीने तक हमें इस चिंता में रहना होगा? हाँ, यह बहुत अचानक हुआ। ओम प्रकाश जी ने सिर हिलाया। मैं यहां 7 साल से दुकान चला रहा हूं। ऐसे अचानक निकलने को कहेंगे तो कहां जाऊंगा? इस उम्र में नई दुकान ढूंढना
उसका इंटीरियर कराना। इतने पैसे कहां से आएंगे? मेरे साथ भी यही है। पार्लर खोले 5 साल हो गए, सारे पुराने ग्राहक यहीं आते हैं। दूसरी जगह जाऊंगी तो सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। सुनीता जी की आंखों में आंसू भर आए। रमेश जी ने भी बेबसी से कहा, मैंने भी 3 साल तक हिम्मत रखी, अब जाकर थोड़ा काम ठीक होने लगा था, और यह क्या हो गया? दुकानदारों की ठंडी सांसों ने सुबह की हवा को भारी कर दिया। तभी अरुण ने शांति से कहा, पहले मीटिंग तक इंतजार करते हैं। अभी तक पूरी बात पता नहीं चली है, इसलिए पहले से चिंता करने का कोई फायदा नहीं। अरुण जी, बात तो सही है, लेकिन डर तो लगता है। डर लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मीटिंग में जाकर सही जानकारी लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अरुण की बात सुनकर दुकानदार कुछ देर सोचते रहे। ओम प्रकाश जी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, अरुण भाई ठीक कह रहे हैं, पहले इंतजार करते हैं, अभी से हार मानने की जरूरत नहीं। सही बात है, आज सब अपना अपना काम करते हैं, बाद में फिर बात करेंगे। सुनीता जी ने भी खुद को संभालते हुए कहा। दुकानदार एक एक करके अपनी दुकानों में लौट गए, लेकिन सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अरुण ने फिर से झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी, लेकिन उनका मन भी बेचैन था। पुनर्विकास, इस एक शब्द ने इस बिल्डिंग की हर चीज को हिलाकर रख दिया था। दोपहर में कोचिंग सेंटर वाली लड़की नीचे आई। अंकल जी, सुबह क्या हुआ था? सब लोग मिलकर कुछ बात कर रहे थे। हाँ बेटा, पुनर्विकास की बात चल रही है। पुनर्विकास इस बिल्डिंग का? हाँ, अभी पक्का नहीं है, पर ऐसी बात है। लड़की का चेहरा उतर गया। तो क्या कोचिंग सेंटर भी बंद हो जाएगा? मैं यहां 2 साल से पढ़ रही हूं, अभी पता नहीं, मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। और आपका क्या होगा? आपको भी जाना होगा? अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, पता नहीं, लेकिन चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप हमेशा यही कहते हैं, पर अंदर से आप भी चिंता करते हैं। अरे, तुम्हें कैसे पता? आपके चेहरे पर लिखा होता है। जब आप चिंता करते हैं तो आपकी भौहों के बीच लकीर बन जाती है। अरुण हंस पड़े, तुम तो बड़ी जासूस हो, बाद में पुलिस में भर्ती हो जाना। मुझे पुलिस नहीं, वकील बनना है। आप हमेशा भूल जाते हैं। मां करना, मां करना। हाँ, वकील, अब नहीं भूलूंगा। लड़की मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। दोपहर ढलने पर बिल्डिंग का माहौल और भी भारी हो गया। जो दुकानदार रोज हंसकर मिलते थे, आज वे चुपचाप अपनी अपनी दुकानों में बैठे कुछ सोच रहे थे। अरुण अपने केबिन में बैठकर बाहर देखते रहे। इस बिल्डिंग में आए उन्हें 1 साल हो गया था। पहले यह सिर्फ एक जगह थी, लेकिन अब यहाँ के लोग उनके परिवार जैसे थे। धंधे के लिए परेशान रमेश जी, पति से रिश्ते को लेकर दुखी सुनीता जी, काम के बोझ तले दबी प्रिया, बच्चों से दूर अकेले ओम प्रकाश जी, सब अपनी अपनी जिंदगी का बोझ उठाकर रोज सुबह दुकान खोलकर हिम्मत से टिके हुए थे। ऐसे लोगों को अचानक निकाल दिया जाए, यह सोचकर अरुण का दिल भारी हो गया। शाम ढलने पर रमेश जी चौकीदार के केबिन में आए। अरुण जी, थोड़ी देर बैठ सकता हूं? हाँ, आइए। रमेश जी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए और एक ठंडी सांस छोड़ी। सुबह तो मैंने हिम्मत दिखाई, पर सच कहूं तो मैं बहुत डरा हुआ हूं। यहां से निकाल दिया गया तो सच में कहीं का नहीं रहूंगा। 3 साल तक जी जान लगाकर टिका रहा, अब जाकर कुछ पुराने ग्राहक बनने लगे थे, और यह क्या हो गया? पुनर्विकास। रमेश जी की आवाज कांप रही थी। मुझ में फिर से शुरू करने की हिम्मत नहीं है। उम्र भी हो गई, पैसे भी नहीं है। इस बार दुकान बंद हुई तो सच में सब खत्म हो जाएगा। अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मालिक, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी मीटिंग भी नहीं हुई, मुआवजे पर बात भी नहीं हुई। उससे पहले हार मत मानिए, और मैं आपके साथ हूं। अकेले चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर सोचेंगे। रमेश जी ने अरुण की ओर देखा। अरुण जी, आपको भी तो जाना पड़ सकता है, फिर भी आप हमारी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, बस यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। अरुण मुस्कुराए और रमेश जी भी उदासी से मुस्कुराए। शुक्रिया अरुण जी, आपके जैसा कोई है यही बहुत है। अरे नहीं, मुझे भी यहां रहकर अच्छा लगता है। रात गहरी हो रही थी और बिल्डिंग की बत्तियां एक एक करके बुझ रही थीं, लेकिन दुकानदारों के दिलों में चिंता की आग जल रही थी। 1 महीने बाद मीटिंग में इस बिल्डिंग का भविष्य तय होगा। अरुण ने केबिन की बत्ती बुझाते हुए सोचा, कुछ भी हो जाए उन्हें इन लोगों की रक्षा करनी होगी। तरीका अभी नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ जरूर किया जा सकता है। क्या करना है यह वक्त आने पर सोचेंगे।
एक महीना बीत गया। मीटिंग वाले दिन सभी दुकानदार सुबह सुबह बिल्डिंग की लॉबी में इकट्ठा हो गए। रमेश गुप्ता, सुनीता वर्मा, ओम प्रकाश अग्रवाल और प्रिया शर्मा, सबके चेहरे पर तनाव था। अरुण भी अपने कैबिन के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। 10 बजे बिल्डिंग के सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सलीकेदार सूट पहनी हुई महिला और उसके साथ एक नौजवान उतरा। वे दोनों किसी कपल की तरह लग रहे थे। महिला आगे बढ़कर बिल्डिंग के अंदर आई और दुकानदारों पर एक नजर डाली। नमस्ते, मैं अदिति सिंह इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूं। आज मैं आप लोगों को मुआवजे के बारे में बताने आई हूं। अदिति सिंह, यह नाम सुनते ही अरुण सन्न रह गए। यह उनकी पूर्व पत्नी थी और उसके साथ खड़ा नौजवान उसका प्रेमी विक्रम राठौर था। 7 साल पहले इन्हीं दोनों की वजह से अरुण का तलाक हुआ था। अरुण चौकीदार की वर्दी में एक कोने में खड़े थे, इसलिए अदिति ने उन्हें नहीं पहचाना। उसकी नजरें सिर्फ दुकानदारों पर थीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुआवजे की रकम आपको पहले ही चिट्ठी में बता दी गई है। आज मैं उसकी डिटेल्स बताऊंगी, अदिति ने कागज निकालते हुए कहा। दुकानदार तनाव में उसे देख रहे थे। अभी के हिसाब से हर दुकान को 3 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया है। दुकान खाली करने का खर्चा अलग से नहीं दिया जाएगा। आपको 2 महीने के अंदर यानी 30 नवंबर तक जगह खाली करनी होगी, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1 मिनट, 3 लाख? यह क्या मजाक है? रमेश जी से रहा नहीं गया। मैंने यहां 3 साल दुकान चलाई है। सिर्फ दुकान के इंटीरियर में 5 लाख लगे थे। 3 लाख में क्या होगा? रमेश जी, मुआवजा कानूनी नियमों के हिसाब से तय किया गया है। हम आपकी निजी परेशानियों को इसमें शामिल नहीं कर सकते। अदिति की आवाज ठंडी और पेशेवर थी। कानूनी नियम? कैसे कानूनी नियम? हमें बिना कुछ बताए एक तरफा फैसला सुना दिया और अब कह रहे हो कि 2 महीने में निकल जाओ? सुनीता जी ने भी कांपती आवाज में कहा। मैंने भी यहां 5 साल पार्लर चलाया है। मेरे सारे पुराने ग्राहक यहीं आते हैं। दूसरी जगह जाऊंगी तो सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। और आप कह रही हैं कि दुकान खाली करने का खर्चा भी नहीं मिलेगा? जी, वह मुआवजे में शामिल नहीं है। तो हम क्या करें? दुकानदारों की आवाज ऊंची होने लगी। अदिति ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आप लोग गुस्सा मत कीजिए, यह कोई समझौता नहीं है, यह एक सूचना है। मुआवजा तय हो चुका है, आपको बस इसे स्वीकार करना है। सूचना? हमारी राय सुने बिना हमें एक तरफा निकलने को कहना, यह कहां का इंसाफ है? ओम प्रकाश जी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मैंने यहां 7 साल दुकान चलाई है। 7 साल, और उसकी कीमत सिर्फ 3 लाख। मालिक, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। कैसी बात? क्या तुमने हमसे बात की? एक बार भी पूछा। माहौल बिगड़ता देख अदिति के साथ खड़ा विक्रम आगे आया। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। यह प्रोजेक्ट कानूनी तौर पर पूरी तरह सही है। आप कितना भी विरोध करें, नतीजा नहीं बदलेगा। इसलिए चुपचाप मान लेना ही सबके लिए अच्छा है। यह सुनकर दुकानदार और भी भड़क गए, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं था। जब सामने वाला कह रहा है कि सब कुछ कानूनी है, तो वे क्या जवाब दें? तभी कोने में खड़े अरुण एक कदम आगे आए। 1 मिनट। सबकी नजरें अरुण पर टिक गईं। अदिति ने भी पहली बार अरुण की ओर देखा। क्या है? चौकीदार को कुछ कहना है? अदिति ने ठंडे लहजे में पूछा। अरुण ने शांति से जवाब दिया, आपका यह मुआवजा कानूनी तौर पर गलत है। क्या? कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक पुनर्विकास की वजह से होने वाले नुकसान का मुआवजा किराएदार के व्यापार की अवधि और उसकी कमाई के आधार पर तय किया जाना चाहिए। सबके लिए एक समान 3 लाख रुपए तय करना गैर कानूनी हो सकता है। अदिति का चेहरा सख्त हो गया। और दुकान खाली करने का खर्चा भी कानून के मुताबिक मकान मालिक या प्रोजेक्ट चलाने वाले को किराएदार को दुकान खाली करने का खर्चा देना होता है। यह न देना भी कानून का उल्लंघन है। इसके अलावा जगह खाली करने की समय सीमा भी गलत है। कम से कम 6 महीने पहले सूचना देनी होती है, लेकिन आपने सिर्फ 2 महीने दिए। यह भी प्रक्रिया के खिलाफ है। अरुण की बातें छोटी लेकिन सटीक और मजबूत थीं। दुकानदार हैरान होकर अरुण को देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उनका चौकीदार ऐसी बातें कर सकता है। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। बात करने का तरीका, नजरें, वाक्य बोलने का अंदाज, उसे यह सब जाना पहचाना लगा। 1 मिनट, तुम? अदिति ने अरुण का चेहरा ध्यान से देखा।
वर्दी की वजह से वह पहले नहीं पहचान पाई थी, लेकिन आंखें वही थीं, 7 साल पहले वाला इंसान। अरुण, तुम यहाँ चौकीदार की वर्दी में क्या कर रहे हो? अदिति की आवाज कांप रही थी। विक्रम भी हैरान होकर अरुण को देख रहा था। कहीं यह वकील अरुण कुमार तो नहीं? दुकानदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। वकील? अरुण जी वकील थे। अरुण ने बिना कुछ कहे अदिति को देखा। 7 साल बाद वह अपनी पूर्व पत्नी और उसके प्रेमी के सामने खड़े थे, लेकिन अरुण के चेहरे पर न गुस्सा था, जब्दा तक एक्स आप कहानी अपने, न नफरत। वह बस शांत थे। बहुत दिनों बाद मिले। अरुण ने शांति से कहा, अदिति अपनी घबराहट छिपा नहीं पाई। तुम यह क्या कर रहे हो? वकालत छोड़ दी? चौकीदारी क्यों? वह जरूरी नहीं है, अभी जरूरी यह लोग हैं। अरुण ने दुकानदारों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लोग सालों से यहां दुकान चलाकर अपना घर चला रहे हैं। आप इन्हें गैर कानूनी मुआवजा देकर एक तरफा नहीं निकाल सकती। यह हमने तय नहीं किया, यह कानूनी नियमों के हिसाब से है। मैंने अभी बताया कि वे नियम गलत हैं, इसे फिर से देखिए। अरुण की आवाज शांत लेकिन महबूत थी। अदिति ने होंठ भींचकर अरुण को घूरा। तुम होते कौन हो हमें यह सब बताने वाले? तुम अब सिर्फ एक चौकीदार हो, वकील नहीं। वकील नहीं हूं, लेकिन कानून जानता हूं और इन लोगों के साथ खड़े होने का आह रखता हूं। मुआवजे पर फिर से विचार कीजिए। आप ऊपर, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अदिति का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन उसके पास अरुण की दलीलों का कोई जवाब नहीं था। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, देखो तुम हमें धमका रहे हो एक चौकीदार होकर। यह धमकी नहीं है, सच्चाई है। अरुण ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, और चौकीदार होकर कहना बंद कीजिए। इंसान कोई भी काम करे, उसका सम्मान होना चाहिए। विक्रम की बोलती बंद हो गई। अदिति ने अरुण को घूरा और फिर मुड़ गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मुआवजे पर फिर से विचार करके बताएंगे। ठीक है। अदिति और विक्रम जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकल गए। काली गाड़ी के जाने के बाद दुकानदार अरुण के पास आए। अरुण जी। नहीं, अरुण वकील साहब, यह सब क्या है? रमेश जी ने हैरानी से पूछा। वह औरत कौन थी? आप उसे जानते हैं? मेरी पूर्व पत्नी थी। अरुण ने शांति से जवाब दिया। दुकानदारों का मुंह खुला का खुला रह गया। पूर्व पत्नी? तो वह आदमी, उसका प्रेमी, 7 साल पहले हमारे तलाक की वजह। हे भगवान! सुनीता जी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। तो यह कहानी थी। अब समझ आया कि अरुण जी यहां चौकीदारी क्यों कर रहे हैं। पुरानी बात है, अब कोई मतलब नहीं। अरुण मुस्कुराए, लेकिन दुकानदारों की आंखों में आंसू थे। लेकिन अरुण जी, वकील साहब, क्या हम सच में कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा, चिंता मत कीजिए। अरुण ने दुकानदारों को देखते हुए कहा, हम ऐसे नहीं निकलेंगे, मैं आपके साथ हूं। यह सुनकर दुकानदारों की आंखों से आंसू बह निकले। 1 साल तक उनकी कहानियां सुनने वाला चौकीदार असल में एक वकील था, और अब वह उनके लिए खड़ा हो रहा था। रमेश जी ने अरुण का हाथ कसकर पकड़ लिया। शुक्रिया अरुण जी। नहीं, आपको क्या कहकर बुलाएं समझ नहीं आ रहा। अरुण जी ही कहिए। मैं अब वकील नहीं हूं, बस इस बिल्डिंग का चौकीदार हूं। अरुण मुस्कुराए और दुकानदार भी मुस्कुरा दिए। यह आंसू और मुस्कुराहट से भरी एक दोपहर थी। उस दिन के बाद अरुण पूरी तरह काम में जुट गए। उन्होंने अपनी वकालत का लाइसेंस भले ही वापस कर दिया था, लेकिन दिमाग में भरा कानून का ज्ञान वापस नहीं किया था। अरुण ने सभी दुकानदारों के किराए के कागजात, उनके व्यापार की अवधि और कमाई का ब्यौरा इकट्ठा किया और पुनर्विकास से जुड़े कानूनों को फिर से ध्यान से पढ़ा। कुछ दिनों बाद अरुण ने दुकानदारों को इकट्ठा करके कहा, मैं सीधे तौर पर आपका केस नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं कागज तैयार करने और दलीलें बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। यह लेकर आप किसी वकील के पास जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वकील? वकील की फीस कितनी होगी? हम जैसे लोग कैसे? रमेश जी ने चिंता से कहा। अरुण ने सिर हिलाया। एक कानूनी सहायता केंद्र होता है, वह कम आमदनी वाले लोगों और छोटे दुकानदारों को मुफ्त में कानूनी मदद देता है। वहां अर्ही देंगे तो फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा भी कुछ होता है? जी होता है। मैंने सारे कागज तैयार कर दिए हैं, आपको बस अरनी पर दस्तखत करने हैं। दुकानदारों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। अरुण के तैयार किए गए कागनात एकदम सही थे। हर दुकान की व्यापार अवधि, कमाई का सबूत,
इंटीरियर पर हुआ खर्च और अनुमानित नुकसान तक सब कुछ बारीकी से लिखा हुआ था। साथ में पुनर्विकास के मुआवजे की कानूनी खामियों को बताने वाला एक नोट भी था। अरुण जी, यह तो बिल्कुल किसी वकील का काम लग रहा है। नहीं, वकील से भी अच्छा लिखा है, सुनीता जी ने कागज देखते हुए कहा। अरुण मुस्कुराए। अरे नहीं, बस पहले थोड़ा बहुत किया है इसलिए आता है। थोड़ा बहुत? यह कोई मामूली काम है? अरुण जी, आप पहले कितने बड़े वकील थे? बड़ा नहीं था, बस मेहनत से काम करता था। अरुण ने बात टाल दी, लेकिन दुकानदार उनकी विनम्रता से और भी प्रभावित हुए। कानूनी सहायता केंद्र में कागज जमा करने के एक हफ्ते बाद वहां से एक वकील मिलने की खबर आई। वह एक युवा महिला वकील थीं। अरुण के तैयार किए कागज देखकर वह हैरान रह गईं। यह किसने तैयार किया है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी लॉ फर्म ने बनाया हो। हमारी बिल्डिंग के चौकीदार जी ने किया है, रमेश जी ने जवाब दिया। वकील ने आंखें बड़ी कर लीं। चौकीदार ने? इतने अच्छे कागजात? चौकीदार ने? जी, पता चला है कि वह पहले वकील थे। ओह, तो यह बात है। वकील ने सिर हिलाते हुए कागज देखे। इतने महबूत कागजात के साथ हम यह केस आसानी से जीत सकते हैं। हम मुआवजा बढ़ाने, दुकान खाली करने का खर्चा और समय सीमा बढ़ाने सब कुछ हासिल कर लेंगे। दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बातचीत के दो और दौर हुए। अरुण सीधे तौर पर सामने नहीं आए, वह बस पीछे से सलाह देते रहे, लेकिन उनकी सलाह हमेशा काम आई। उन्होंने पुनर्विकास टीम के प्रस्ताव की हर खामी को पकड़ा और बातचीत की रणनीति भी अरुण ने ही बनाई। आखिरकार 1 महीने बाद अंतिम समझौता हो गया। मुआवजा हर दुकान के लिए 3 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दिया गया। दुकान खाली करने के लिए 2 लाख रुपये अलग से दिए गए। जगह खाली करने की समय सीमा 2 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई और नई बनने वाली बिल्डिंग में दुकान लेने का पहला हक भी मिला। अंतिम समझौते पर दस्तखत करने के बाद सभी दुकानदार बिल्डिंग के सामने अरुण को घेर कर खड़े हो गए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप न होते तो हम सब सड़क पर आ गए होते। रमेश जी ने अरुण का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। सुनीता जी ने भी रोते हुए सिर झुकाया। सच में कैसे शुक्रिया अदा करें समझ नहीं आ रहा। आपकी वजह से हम फिर से शुरुआत कर पाएंगे। सही बात है अरुण जी, हम जैसे लोगों की चिंता कौन करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश जी और प्रिया शर्मा, सबकी आंखें नम थीं। अरुण ने झेमते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, यह सब आपकी हिम्मत का नतीजा है। मैंने तो बस थोड़े कागज तैयार किए थे। अरे, कागज तैयार करना ही सब कुछ था? यह सब आपने ही तो किया है। नहीं, असली लड़ाई तो आप लोगों ने लड़ी है, मैंने तो बस आपके हाथ में हथियार दिए थे, अरुण ने दिल से कहा। लेकिन दुकानदारों ने सिर हिलाया। कुछ देर की खामोशी के बाद रमेश जी ने धीरे से पूछा, अरुण जी, एक बात पूछूं? क्या? आपने हमारा साथ क्यों दिया? सच कहूं तो आप भी तो चौकीदार हैं। यह बिल्डिंग टूटेगी तो आपकी भी नौकरी चली जाएगी। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। बाकी दुकानदार भी उत्सुकता से अरुण को देखने लगे। अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, पता नहीं, बस लगा कि यह करना चाहिए। करना चाहिए? जी, मुझे यहां आए 1 साल हो गया है। इस दौरान मैंने आप सबकी कहानियां सुनी हैं। अरुण ने एक एक करके सबको देखते हुए कहा। रमेश जी का धंधा न चलने का दर्द, सुनीता जी की घर की परेशानी, प्रिया की थकान और ओम प्रकाश जी का बच्चों से दूर रहने का अकेलापन, मैंने सब सुना है। दुकानदारों की आंखों में फिर से आंसू भर आए। यह सब सुनते हुए मैंने सोचा, ये लोग कितनी मेहनत से जीते हैं। अपना बोझ उठाकर थके होने के बावजूद रोज दुकान खोलकर टिके रहते हैं। ऐसे लोगों को अचानक निकाल दिया जाए, यह तो गलत है। यह बहुत नाइंसाफी है। अरुण मुस्कुराए। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यह करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को तो करना ही था, क्योंकि इंसान सबसे पहले है। दुकानदार कुछ नहीं बोल पाए। अरुण की यह बात उनके दिलों में उतर गई। काफी देर बाद रमेश जी ने कहा, अरुण जी, हम आपके लिए क्या करें समझ नहीं आ रहा। एक वक्त के खाने से तो काम नहीं चलेगा। खाना तो अच्छा है रमेश जी, आपके ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट है, बस वही काफी है। अरे, एक वक्त के खाने से कैसे होगा? हो जाएगा, मुझे ढाबे का खाना बहुत पसंद है। अरुण खिलखिलाकर हंसे और दुकानदार भी हंस दिए। यह आंसू और मुस्कुराहट से भरी एक शाम थी। उस शाम रमेश जी के ढाबे में एक छोटी सी पार्टी हुई। सभी दुकानदार इकट्ठा हुए,
खाना खाया, बातें की। अरुण एक कोने में बैठकर चुपचाप यह सब देख रहे थे। हंसते हुए लोग। 1 साल पहले यह सब अपने अपने बोझ तले दबे हुए थे। आज भी वह बोझ खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम आज की रात वे हंस रहे थे। यह देखकर ही अरुण को सुकून मिल रहा था। रात गहरी हुई और सब एक एक करके घर चले गए। अरुण आखिर तक रुककर सहाई में मदद करते रहे और रमेश जी के साथ दुकान बंद की। अरुण जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। खाने के लिए नहीं, अब तक के लिए, हमारी कहानियां सुनने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, वही सबसे बड़ी बात थी। रमेश जी की आंखें नम थीं। आपके जैसा कोई था तभी हम टिक पाए। सच में मैं भी आप लोगों की वजह से ही टिक पाया। हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। अरुण ने मुस्कुराकर रमेश जी का कंधा थपथपाया। कल भी सुबह 7 बजे दुकान खोलिएगा। मैं भी सफाई करने आऊंगा। हाँ, कल मिलते हैं अरुण जी। अरुण अपने केबिन की ओर जाते हुए सोचने लगे। 1 साल पहले जब वह इस बिल्डिंग में आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, न कोई ठिकाना, न कोई अपना। लेकिन अब ऐसा नहीं था। यहां लोग थे और उन लोगों के साथ बिताया हुआ समय था। अरुण के लिए यही सब कुछ था और इतना ही काफी था। 2 साल बीत गए। पुनर्विकास का काम खत्म हुआ और एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। यह पहले से ज्यादा साफ सुथरी और आधुनिक थी, लेकिन इसके अंदर आज भी वही जाने पहचाने चेहरे थे। दुकानदारों ने वादे के मुताबिक पहला है पाकर नई बिल्डिंग में अपनी दुकानें फिर से खोल ली थीं। अरुण भी आज भी उसी बिल्डिंग के चौकीदार थे। एक सुबह अरुण बिल्डिंग के सामने सफाई कर रहे थे, तभी ग्राउंड फ्लोर के ढाबे से रमेश गुप्ता बाहर आए। पहले के मुकाबले उनके चेहरे पर अब हिंदा दिली थी। अरुण जी, आज भी जल्दी आ गए, हमेशा मुझसे पहले। मालिक, आप भी तो जल्दी आ गए। आजकल धंधा अच्छा चल रहा है क्या? चेहरा खिला हुआ है। हाँ हाँ, तुम भी सब समझ जाते हो। हाँ, आजकल थोड़ा ठीक है। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा है। रमेश जी खिलखिलाकर हंसे और अरुण के पास आकर खड़े हो गए। नई बिल्डिंग में आने के बाद ग्राहक बहुत बढ़ गए हैं। जगह अच्छी हो गई तो लोग खुद आने लगे। यह तो बहुत अच्छी बात है मालिक। आपके हाथ का स्वाद आजिरकार रंग लाया। स्वाद तो पहले भी अच्छा था, बस लोग जानते नहीं थे, रमेश जी ने मजाक में कहा। लेकिन फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अरुण जी, मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर 2 साल पहले मैंने हार मान ली होती तो क्या होता। मैं सच में दुकान बंद करने वाला था। 3 साल की मेहनत के बाद पुनर्विकास की खबर सुनकर लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन तब आप हमारे साथ थे। रमेश जी की आंखें भर आईं। उस दिन आपने जो कहा था मुझे आज भी याद है। टिके रहने का समय असली होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। वह सुनकर मैंने ठान लिया था कि एक बार और हिम्मत करूंगा। और देखो, आज मैं यहां हूं। नई दुकान, नए ग्राहक, नई शुरुआत। अरुण जी, आप न होते तो मैं यहां नहीं होता। रमेश जी ने अरुण का कंधा थपथपाते हुए कहा। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। तब भी और आज भी आपकी वजह से ही मैं यहां हूं। अरुण ने झेमते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, बस आपकी कहानी सुनी थी। मैंने कुछ नहीं किया, वही तो सबसे बड़ी बात है। कोई सुनने वाला न हो तो इंसान कह भी नहीं पाता। रमेश जी मुस्कुराते हुए अपनी दुकान में चले गए। अरुण उनकी पीठ को देखते रहे। 2 साल पहले उनके झुके हुए कंधे याद आ गए। आज वह बिल्कुल अलग थे। कदम भी हल्के थे, चेहरा भी खिला हुआ था। यह देखकर ही अरुण को खुशी मिल रही थी। दोपहर में अरुण अपने केबिन में कुछ कागड़ देख रहे थे, तभी पहली मंजिल से कदमों की आवाज आई। ब्यूटी पार्लर की मालकिन सुनीता वर्मा थीं। अरुण जी, थोड़ा समय है? हाँ सुनीता जी, बताइए। काम नहीं है, बस आपसे मिलने का मन किया। चलिए चाय पीते हैं। दोनों बिल्डिंग के सामने एक कैफे में बैठ गए। नई बिल्डिंग बनने के बाद आसपास छोटे छोटे कैफे भी खुल गए थे। सुनीता जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अरुण जी, मैं आजकल बहुत बेहतर महसूस कर रही हूं। किस बारे में? सब कुछ, दुकान, मन, घर। सुनीता जी मुस्कुराईं। 2 साल पहले मैंने आपसे कहा था ना कि पति से बात नहीं होती, घर जाने का मन नहीं करता। आपको याद है? उसके बाद मैंने बहुत सोचा, मैं ऐसी क्यों हो गई, कहां से सब गलत हुआ। तब मुझे समझ आया कि गलती मेरी भी थी। आपकी? हाँ, मैंने भी अपने पति से कभी बात नहीं की। अपनी परेशानी, अपना अकेलापन सब अकेले सहती रही। बस यह सोचती रही कि वह खुद समझ जाएंगे। मैंने कभी खुद बताने की कोशिश नहीं की।
सुनीता जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तो मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं आजकल परेशान हूं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। उन्होंने क्या कहा? पहले तो वह हैरान हो गए कि अचानक क्या हो गया, लेकिन जब मैं लगातार बोलती रही तो वह भी धीरे धीरे खुलने लगे। सुनीता जी की आंखों में आंसू भर आए। तब पता चला कि वह भी परेशान थे। ऑफिस का तनाव, घर आकर थकान की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। उन्हें भी मुझसे बात न कर पाने का अफसोस था, पर कैसे कहें यह समझ नहीं आता था। उस रात हम दोनों रोए। 25 साल में जो बातें नहीं की थीं, वे सब उस रात कर लीं। सुनीता जी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। अब सब बहुत बेहतर है। अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। हम साथ में खाना खाते हैं, छुट्टी के दिन घूमने जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, पर यही बहुत बड़ी होती हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है सुनीता जी। सच में यह सब आपकी वजह से हुआ। अगर उस दिन आपने मेरी बात न सुनी होती तो मैं अकेले घुट घुट कर पागल हो जाती, या शायद सच में तलाक ले लेती। सुनीता जी ने अरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपने कहा था ना 25 साल टिके रहना, यह दिखाता है कि आपने बहुत कोशिश की है। वह सुनकर मैंने सोचा, अगर मैंने कोशिश की है तो मेरे पति ने भी की होगी, इसलिए मैंने एक बार और कोशिश करने का फैसला किया। शुक्रिया अरुण जी, सच में। अरुण ने झेंपते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया सुनीता जी, बस आपके पास बैठकर आपकी बात सुनी थी। फिर वही बात, बस बात सुनी थी। यह सुनना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है। सुनीता जी हंसी और अरुण भी मुस्कुरा दिए। कैफे से निकलते हुए सुनीता जी ने कहा, अरे हाँ अरुण जी, अगले साल मेरी सिल्वर जुबली है। शादी की 25वीं सालगिरह। हाँ, वैसे तो 26वीं है, पर पिछले साल नहीं कर पाए, इसीलिए अगले साल करेंगे। आपको जरूर आना है। मैं आ सकता हूं? बिल्कुल। आप न होते तो यह सिल्वर जुबली होती ही नहीं, तलाक की पार्टी होती। सुनीता जी ने मजाक में कहा और अरुण भी हंस दिए। ठीक है सुनीता जी, मैं रुराऊंगा। वादा रहा। हाँ, वादा रहा। सुनीता जी ने हाथ हिलाया और अपने पार्लर की ओर चली गईं। अरुण उनकी पीठ को देखते रहे। 2 साल पहले उनकी आंखों के नीचे की उदासी याद आ गई। आज वह बिल्कुल अलग थीं। चेहरा भी खिला हुआ था, कदम भी हल्के थे, और सबसे बड़ी बात, वह हंस रही थीं। अरुण ने अपने केबिन की ओर जाते हुए सोचा, इंसान बदल सकता है, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं और दिल भी बदलता है, लेकिन इस बदलाव की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। किसी ने मेरी कहानी सुन ली, किसी ने यह देख लिया कि मैं टिका हुआ हूं। बस यह एक छोटी सी बात इंसान को फिर से खड़ा कर देती है, उसे फिर से चलने की हिम्मत देती है। इस बिल्डिंग में अरुण का काम बस इतना ही था, बस पास में रहना, कहानियां सुनना और कभी कभी एक आध बात कह देना। लेकिन किसी के लिए यह सब कुछ था और इतना ही काफी था। दोपहर की धूप केबिन के अंदर आ रही थी और अरुण खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस दोपहर अरुण अपने केबिन के बाहर एक गमले में पानी दे रहे थे, तभी दूसरी मंजिल से कदमों की आवाज आई। कंपाउंडर प्रिया शर्मा थीं, लेकिन आज वह कुछ अलग लग रही थीं। उनके कदम हल्के थे और चेहरा खिला हुआ था। अंकल जी, बहुत दिनों बाद मिली। हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद। आजकल बहुत व्यस्त रहती हो, दिखती ही नहीं। हाँ, आजकल थोड़ा काम ज्यादा था, लेकिन आज मैं आपसे मिलने ही आई हूं। मुझसे क्या काम है? प्रिया खिलखिलाकर हंसी और अरुण के सामने खड़ी हो गई। अंकल जी, मेरा प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन? सच में? जी, अब मैं सीनियर कंपाउंडर बन गई हूं, सैलरी भी बढ़ गई है और अब मुझे नए लोगों को सिखाने का काम भी मिला है। प्रिया की आंखें चमक रही थीं। अरुण ने दिल से खुश होकर तालियां बजाईं। वाह, मुबारक हो बेटा, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। शुक्रिया अंकल जी, लेकिन पता है यह सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? 2 साल पहले आपने कहा था ना, टिके रहने का समय असली होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और थकी होने के बावजूद हंसना, यह कितनी बड़ी बात है। अरुण को तब याद आया, 2 साल पहले केबिन के बाहर रोती हुई प्रिया से उन्होंने यह कहा था। वह सुनकर मैंने बहुत सोचा, मैं इतनी थकी हुई क्यों हूं, क्या गलत है? तब मुझे समझ आया कि गलती मेरी भी थी। तुम्हारी? जी, मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी। मरीजों को खुश रखने के लिए, डॉक्टर साहब को खुश रखने के लिए, माँ पापा को खुश रखने के लिए। हमेशा दूसरों के हिसाब से चलती रही, पर अपना कभी ख्याल नहीं रखा। प्रिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तो मैंने खुद को बदला, दूसरों की परवाह करना बंद किया और बस उतना ही किया जितना मैं कर सकती थी।
जो नहीं कर सकती उसके लिए मना कर दिया। जब थकी होती तो कह देती कि मैं थकी हुई हूं। यह आसान नहीं रहा होगा। शुरू में बहुत मुश्किल था। जब मैंने माँ पापा से कहा कि प्लीज अब शादी की बात मत कीजिए, तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन कहने के बाद मन बहुत हल्का हो गया। उन्होंने क्या कहा? पहले तो वे नाराज हुए, लेकिन जब मैं लगातार अपनी बात कहती रही तो वे धीरे धीरे समझने लगे। अब वे शादी की बात लगभग नहीं करते, बस कहते हैं सेहत का ख्याल रखना, ठीक से खाना खाना। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। सच तो यह है कि वे भी मेरी चिंता करते थे, बस तरीका थोड़ा गलत था। यह बात मुझे अब समझ आई है। आपने कहा था ना, दूसरे जाने या न जाने, तुम्हारा टिका हुआ समय असली है। मैंने उस बात पर यकीन किया और टिकी रही, और देखो आज मैं यहां हूं। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। शुक्रिया अंकल जी, अगर उस दिन आपने मेरी बात न सुनी होती तो मैं शायद नौकरी छोड़ देती या सच में टूट जाती। अरुण ने झेंपते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुमने खुद किया है। बदलने का फैसला, उस पर अमल करना और टिके रहना, सब तुमने किया है। लेकिन शुरुआत तो आपने की थी, आपने सुना, तभी तो मैं कह पाई। प्रिया ने अरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकल जी सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जैसे लोग हैं तभी मैं यहां तक पहुंची हूं। अरे ज्यादा तारी मत करो, मैं तो बस एक चौकीदार अंकल हूं। यह चौकीदार अंकल ही सबसे बड़े हैं, आपको पता नहीं है? प्रिया मुस्कुराई, हाथ हिलाया और क्लिनिक की ओर चली गई। अरुण उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। 2 साल पहले केबिन के बाहर चुपचाप रोता हुआ उसका चेहरा याद आ गया। आज वह बिल्कुल अलग थी, कदम भी हल्के थे, दो आजाद, चेहरा भी खिला हुआ था, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया था। शाम के समय अरुण बिल्डिंग का चक्कर लगा रहे थे, तभी ग्राउंड फ्लोर के किराना स्टोर से ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने हाथ हिलाया। अरुण भाई, रा अंदर आओ। क्या हुआ मालिक? अरुण दुकान के अंदर गए। ओम प्रकाश जी ने खिले हुए चेहरे के साथ अपना मोबाइल दिखाया। स्क्रीन पर एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। यह देखो मेरा पोता, प्यारा है ना? पोता? वाह बहुत प्यारा है। आपकी आंखें उस पर गई हैं, है ना? मैं भी यही सोचता हूं, आंखें और नाक मुझ पर गई हैं। ओम प्रकाश जी बार बार मोबाइल देखकर खुश हो रहे थे। अरुण ने हैरानी से पूछा, लेकिन मालिक, आपने तो कहा था कि आपके बेटे से बात नहीं होती, यह कैसे हुआ? अरे वह, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पिछले साल बेटे का फोन आया था। सच में? ओम प्रकाश जी ने सिर हिलाया और बैठ गए। अरुण भी उनके सामने बैठ गए। अचानक फोन आया। पहले तो मैं चौंक गया। 3 साल से जिसने फोन नहीं उठाया वह अचानक फोन कर रहा है। क्या कहा उसने? पापा मैं बाप बन गया, यह कहा। ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू भर आए। तो मैंने पूछा, अच्छा? तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पापा माफ कर देना, इतने समय बात नहीं कर पाया। वह सुनकर मेरे आंसू निकल आए। 3 साल से मैं यही सुनना चाहता था, लेकिन जब सुना तो गुस्सा नहीं आया, बस दिल भर आया। ओम प्रकाश जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो मैंने कहा, मां ही किस बात की, व्यस्त रहा होगा। तो वह और रोने लगा। फोन पर उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। पता चला कि वह भी परेशान था। ऑफिस का तनाव, शादी के बाद घर बसाने की चिंता। उसने बात न की हो ऐसा नहीं था, वह कर ही नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ओम प्रकाश जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, उस दिन मुझे तुम्हारी बात याद आई। तुमने कहा था ना, जब वे भी बाप बनेंगे तब समझेंगे। सच में वैसा ही हुआ। यह तो बहुत अच्छी बात है मालिक। सच में? हाँ बहुत अच्छी बात है। अब वह महीने में 1 बार फोन करता है, कभी कभी वीडियो कॉल भी करता है। ऐसे अपने पोते का चेहरा देख लेता हूं। ओम प्रकाश जी ने फिर से मोबाइल देखते हुए मुस्कुराया। बेटी भी अब अक्सर फोन करती है। त्योहारों पर आती है तो 1 रात रुक कर जाती है, पहले की तरह तुरंत वापस नहीं जाती। परिवार फिर से जुड़ गया। हाँ, पूरी तरह पहले जैसा तो नहीं, पर बहुत बेहतर है, इतना ही काफी है। ओम प्रकाश जी ने अरुण की ओर देखते हुए कहा, शुक्रिया अरुण भाई। अगर उस दिन तुमने मेरी बात न सुनी होती तो मैं शायद जिंदगी भर अपने बेटे से नफरत करता, अपनी गलती के बारे में कभी नहीं सोचता। आपने क्या गलती की थी? मैंने भी की थी। सिर्फ काम करता रहा, बच्चों के साथ समय नहीं बिताया। यह गलती नहीं तो और क्या है? ओम प्रकाश जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुमने कहा था ना,
आपने जिंदगी भर मेहनत करके परिवार को पाला है, यह सच है, इसे कोई छीन नहीं सकता। वह सुनकर मैंने सोचा, मैंने गलतियां की हैं पर कुछ अच्छा भी किया है। इसलिए मैंने बेटे को पहले फोन किया, माछी मांगी कि पापा व्यस्त होने की वजह से तुम्हारे साथ खेल नहीं पाए, मां कर देना। तो उसने कहा, नहीं पापा, माछी तो मुझे मांगनी है, माछी कहा कराती है। ओम प्रकाश जी की आंखों से आंसू बह निकले। जब दोनों ने एक दूसरे से मारी मांगी तो अजीब सा सुकून मिला। 3 साल से जो गांठ बंधी थी वह एक शब्द से खुल गई। अरुण ने ओम प्रकाश जी का कंधा थपथपाया। आपने बहुत अच्छा किया मालिक, पहले हाथ बढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने सुना, तभी तो मेरा दिमाग साफ हुआ। ओम प्रकाश जी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। अरुण भाई, अगली बार पोते को लेकर आऊंगा, तुमसे मिलवाऊंगा। जी मालिक, मैं इंतजार करूंगा। अरुण दुकान से निकलकर अपने केबिन में लौट आए। आसमान में शाम का सूरज ढल रहा था और बिल्डिंग की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। 2 साल पहले यह सब अपने अपने बोझ तले दबे हुए थे। आज भी वह बोझ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम वे अकेले नहीं थे। वे एक दूसरे से बांट रहे थे, एक दूसरे का सहारा बन रहे थे और ऐसे ही टिके हुए थे। अरुण ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, इंसान अकेले नहीं टिक सकता, उसे किसी के साथ की जरूरत होती है, किसी के सुनने की जरूरत होती है, किसी के समझने की जरूरत होती है। इस बिल्डिंग में अरुण ने यही सीखा था और इस बिल्डिंग में अरुण ने यही किया था। कल न जाने कौन सी कहानी इंतजार कर रही होगी। अरुण मुस्कुराए और केबिन की बत्ती बुझा दी। एक दोपहर अरुण अपने केबिन से बाहर देख रहे थे, तभी बिल्डिंग के गेट से जानी पहचानी आवाज आई, अंकल जी, अंकल जी। उन्होंने मुड़कर देखा। कोचिंग सेंटर वाली लड़की दौड़कर आ रही थी, लेकिन आज उसके हाथ में कुछ था और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अरुण घबराकर केबिन से बाहर निकले। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अंकल जी, अंकल जी। लड़की अरुण के सामने रुकी और अपने हाथ में रखा कागज दिखाया। वह एक एडमिशन लेटर था। मेरा हो गया, लॉ कॉलेज में हो गया। क्या सच में? जी सच में, मेरा पहली पसंद वाले लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया है। लड़की रोते रोते हंस रही थी और हंसते हंसते रो रही थी। यह देखकर अरुण की आंखें भी भर आईं। वाह, मुबारक हो, तुमने कर दिखाया। यह सब आपकी वजह से हुआ अंकल जी। आपने निबंध लिखने का जो तरीका बताया था मैंने वैसे ही किया और सच में हो गया। मैंने क्या किया, सब तुमने खुद किया है। नहीं, अगर आपने नहीं बताया होता तो मैं सच में हार मान लेती। उस दिन आपने कहा था ना, अगर प्रतिभा नहीं है तो मेहनत से उसकी भरपाई करो। मैंने उस बात पर यकीन किया और रोम मेहनत की। लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, शुरू में कुछ नहीं हो रहा था, 1 महीना 2 महीने, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि छोड़ दूं। लेकिन मुझे आपकी बात याद आई कि टिके रहना जरूरी है, तो मैं लगी रही। और फिर एक दिन, जैसा आपने कहा था, अचानक सब ठीक होने लगा और आज मैं यहां हूं। अरुण ने लड़की का कंधा थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया, सच में बहुत अच्छा किया। यह तुम्हारी मेहनत है, आपकी भी है, मैं अकेले नहीं कर पाती। लड़की ने सिसकते हुए मुस्कुराया। अंकल जी, मैं अब सच में वकील बनूंगी। मैंने वादा किया था ना कि आपका केस फ्री में लड़ूंगी। हाँ याद है, लेकिन मुझे केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी क्या पता, आपके साथ भी तो कुछ गलत हो सकता है। गलत तो बहुत हो चुका है। अरुण मुस्कुराए। लड़की ने सिर उठाया। अंकल जी, मुझे अभी भी एक बात जाननी है। क्या आप सच में वकील थे? उस पुनर्विकास वाले दिन आप बिल्कुल वकील लग रहे थे। अरुण ने कुछ देर लड़की को देखा, फिर फीकी सी हंसी हंसे। हाँ था, बहुत पहले। मुझे पता था आप इतना सब जानते थे, तभी मुझे शक हुआ था। अब पता चल गया तो ठीक है, लेकिन आप चौकीदारी क्यों करते हैं? आप तो वकालत कर सकते हैं। अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, बस मुझे यह जगह अच्छी लगती है, यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, बस यही वजह है। हाँ, इतना काफी नहीं है। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। आप ऐसे ही हैं, आप हमेशा से ऐसे ही थे। कैसा? हम कैसे बताऊं? बस जिसके पास बैठकर सुकून मिलता है। हाँ, एक गरम दिल इंसान। अरुण ने झेमते हुए मुस्कुराकर कहा, यादातारी मत करो, मैं तो बस एक चौकीदार अंकल हूं। यह चौकीदार अंकल ही सबसे बड़े हैं, आपको सच में पता नहीं है। लड़की मुस्कुराई और हाथ हिलाया। अंकल जी, मैं चलती हूं, मां को भी बताना है। हाँ जाओ,
कुछ अच्छा खाना। जी, आप भी कुछ अच्छा खाइएगा, बाद में मैं आपको पार्टी दूंगी। ठीक है, इंतजार करूंगा। लड़की हाथ हिलाते हुए दौड़ गई। अरुण देर तक उसकी पीठ को देखते रहे। 2 साल पहले केबिन के बाहर आपको क्या पता कहने वाली वह लड़की आज लॉ कॉलेज में जा रही थी। दुनिया ऐसे ही चलती है। शाम ढलने पर अरुण केबिन के बाहर सफाई कर रहे थे, तभी बिल्डिंग के गेट पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सलीकेदार कपड़े पहनी हुई महिला उतरी। अरुण उसे देखते ही रुक गए। यह उनकी पूर्व पत्नी अदिति सिंह थी। 2 साल पहले पुनर्विकास की बातचीत के बाद वह पहली बार उसे देख रहे थे। अदिति अरुण के सामने आकर रुकी और कुछ देर चुप रही। अरुण ने ही पहले बात शुरू की। बहुत दिनों बाद मिली, क्या काम है? अरुण। अदिति की आवाज़ कांप रही थी। पहले वाला ठंडा और आत्मविश्वासी अंदाज गायब था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा समय है? अरुण ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। दोनों बिल्डिंग के बाहर बेंच पर बैठ गए। अदिति ने ही बात शुरू की। विक्रम और मैं अलग हो गए। नहीं, अलग नहीं हुए। उसने मुझे छोड़ दिया। उसे कोई और मिल गई थी, मुझसे छोटी। अदिति ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अजीब बात है ना? जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वही मेरे साथ हुआ। शायद इसी को कर्म कहते हैं। अरुण चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसी क्यों थी? जितना सोचती हूं उतना ही खुद पर शर्म आती है। तुम सच्चे थे, पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। नहीं, मैं जानती थी, पर मैंने अनजान बनने का नाटक किया, क्योंकि वही आसान था। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। माफ कर दो अरुण, सच में माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरुण ने कुछ देर अदिति को देखा, फिर शांति से कहा, कोई बात नहीं, पुरानी बात है। कोई बात नहीं, इसका क्या मतलब? सच में कोई बात नहीं। मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, सब गुजर चुका है। अदिति ने आंसू पोंछते हुए अरुण को देखा। अरुण, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैं जानती हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं बदल सकती हूं। तुम्हारे बिना रहकर मुझे समझ आया कि मैं कितनी बेवकूफ थी। अदिति ने अरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी वकालत का लाइसेंस है। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम फिर से पहले की तरह जी सकते हैं। हम फिर से पहले की तरह जी सकते हैं। अरुण ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और सिर हिलाया। मां करना, यह नहीं हो सकता। क्यों? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अगर समय चाहिए तो मैं इंतजार करूंगी। नाराजगी की बात नहीं है, अरुण ने बिल्डिंग की ओर देखते हुए कहा। ग्राउंड फ्लोर के ढाबे पर रमेश जी ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। पहली मंजिल के पार्लर से सुनीता जी की हंसी की आवाज आ रही थी। दूसरी मंजिल के क्लिनिक से प्रिया एक मरीज को विदा कर रही थी और किराना स्टोर पर ओम प्रकाश जी काउंटर पर बैठे थे। मुझे यह जगह अच्छी लगती है। क्या? यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। मैं इन लोगों के साथ रहना चाहता हूं। अदिति ने अविश्वास से देखा। यह जगह अच्छी लगती है? यह छोटी सी कमर्शियल बिल्डिंग, यह चौकीदारी का काम अच्छा लगता है? हाँ, तुम वकील थे, एक बड़ी कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। ऐसा आदमी यहां क्यों? वह जरूरी नहीं है, अरुण ने शांति से कहा। पहले मैं भी ऐसा ही था। पद, पैसा, सम्मान, मुझे लगता था कि यही जरूरी है, लेकिन जब सब कुछ खो दिया तब समझ आया। क्या समझ आया? अंत में जो बचता है वह लोग होते हैं। अरुण ने अदिति की ओर देखते हुए कहा, जब मैं मुश्किल में था तब जो लोग मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरी कहानी सुनी, जिन्होंने यह देखा कि मैं टिका हुआ हूं, वही असली दौलत है, पद या पैसा नहीं। यहां के लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही किया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं चाहा, बस मेरे साथ रहे। मैं भी उनके लिए वैसा ही करना चाहता हूं। अदिति कुछ नहीं बोल पाई। अरुण ने उठते हुए कहा, तुम अभी नहीं समझोगी कि इंसान सबसे पहले है। जब तुम यह समझ जाओगी तब तुम्हें असली खुशी मिलेगी। अरुण, अलविदा। उम्मीद है कि तुम अच्छी जिंदगी जियोगी। अरुण बिना मुड़े अपने केबिन में चले गए। अदिति देर तक वहीं खड़ी रही और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। जब तक काली गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई, अरुण खिड़की से बाहर देखते रहे। उनके मन में कोई अफसोस नहीं था। यही जगह, यही लोग, अब अरुण के लिए सब कुछ थे। सूरज ढल रहा था। शाम की रोशनी बिल्डिंग पर पड़ रही थी और खिड़कियों में रोशनी जलने लगी थी। अरुण ने केबिन का दरवाजा खोला और बाहर आकर आसमान को देखने लगे। 3 साल पहले जब उन्होंने सब कुछ खो दिया था, वे सड़क पर सोते थे। उस समय उन्हें नहीं पता था कि कल आएगा भी या नहीं, और अगर आया तो क्या करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं था। कल सुबह होगी
तो वह झाड़ू लेकर सफाई करेंगे। रमेश जी दुकान खोलेंगे तो नमस्ते करेंगे। सुनीता जी नीचे आएंगी तो हाल चाल पूछेंगे। प्रिया हंसेगी तो साथ में हंसेंगे। और ओम प्रकाश जी पोते की तारीफ करेंगे तो साथ में खुश होंगे। यही अरुण का दिन था। यही अरुण की जिंदगी थी। यह कोई महान जिंदगी नहीं थी, बस पास में रहना, कहानियां सुनना और कभी कभी एक आध बात कह देना। लेकिन किसी के लिए यह सब कुछ था और अरुण के लिए भी इतना ही काफी था। अरुण ने केबिन की बत्ती बुझाते हुए बुदबुदाया, क्योंकि इंसान सबसे पहले है। यह बात अरुण ने इस बिल्डिंग में सीखी थी और इस बिल्डिंग में निभाई थी और आगे भी निभाते रहेंगे, कल भी, परसों भी और उसके बाद भी। अरुण इस बिल्डिंग के चौकीदार बनकर जिएंगे, लोगों के पास, लोगों के साथ। यह थी चौकीदार अरुण कुमार की कहानी। वह कोई महान हीरो नहीं थे, न ही उन्होंने दुनिया बदली। वह बस एक ऐसे इंसान थे जो पास बैठकर कहानियां सुनता था और यह देखता था कि तुम टिके हुए हो। लेकिन किसी के लिए यही फिर से खड़े होने की हिम्मत बन गया और कल का दिन जीने का हौसला। क्या आप में से कोई अभी परेशान है? कोई बात नहीं, आप टिके हुए हैं, यह मैं जानता हूं। वह समय असली है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आज भी सुनने के लिए शुक्रिया। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी हिम्मत दे पाई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आप नई कहानियां सबसे पहले देख सकें। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी भी सुनना चाहता हूं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।